ये दुनिया अब एक अजीब सी हेल बन चुकी है, जहां आम वेपन से भी ना मरने वाले मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। इंसानियत की आखिरी होप है वो कुछ चुनिंदा लोग जिनके पास सुपर पावर्स हैं। उनमें सबसे ताकतवर था हमारा एमसी के। लेकिन के भी ऑलमाइटी नहीं था। जब उसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने धोखा दिया और दर्जनों मॉन्स्टर्स के बीच फंसा दिया, वो मारा गया। लेकिन लक ने उसे एक और चांस दिया। के ने मरने के बाद खुद को अपोकलिप्स से पहले के टाइम में पाया। एक बच्चे के शरीर में बॉर्न हुआ, लेकिन अपनी सारी पावर्स और मॉन्स्टर्स की नॉलेज के साथ, जिसमें वो मारे गए मॉन्स्टर्स की पावर्स और एबिलिटीज अब्सॉर्ब कर सकता है। वो धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है और उसे समझ आता है वो अब एक बच्चा बन चुका है। जैसे ही वो सोचने की कोशिश करता है कि क्या चल रहा है, एक स्लीपर पहने हुए फुट कमरे में आता है। के तुरंत अलर्ट हो जाता है, खुद को क्रिब के कॉर्नर में पीछे खींचता है। सामने खड़ा ये इंसान कौन है? कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन का कोई बंदा तो नहीं? लेकिन तभी वो वुमन झुकती है, मुस्कुराती है और प्यार से उसे अचान कहकर बुलाती है। अचान, उठ गया मेरा बच्चा। लगता है ये वुमन उसकी माँ है, जो ये देखने आई थी कि बच्चा जाग गया या नहीं। वो वापस किचन में चली जाती है। अचान, जो अब के बन चुका है, चारों तरफ देखता है। सब कुछ बहुत पीसफुल और क्लीन लग रहा है, बिल्कुल उस बर्बादी वाली दुनिया से अलग जिसमें वो बड़ा हुआ था। टीवी चल रहा है, बाहर से लोगों की आवाजें आ रही हैं, कहीं कोई मॉन्स्टर नहीं दिख रहा। ये साफ है, ये एक पीसफुल ईरा है। और अगर वो यहां बॉर्न हुआ है तो इसका मतलब है वो रीइंकारनेट हुआ है। और सबसे बड़ी बात, यहां कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इतने सालों बाद पहली बार अचान को आजादी महसूस होती है। लगता है भगवान ने उसे पूरी तरह छोड़ा नहीं है। ये दिन एक नई बिगिनिंग जैसा है। वो पास रखे कैलेंडर की तरफ देखता है। ईयर है 2020, मतलब ग्रेट कैटास्ट्रोफी से पहले का टाइम। लेकिन ये ज्यादा अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि अभी वो बेबी बॉडी में है, कुछ कर ही नहीं सकता। अपने आप बैठ भी नहीं सकता। उसके छोटे छोटे लिम्स इतने कमजोर हैं कि वो खुद को संभाल भी नहीं सकता। उसका थ्रोट अब वैसा नहीं है, इसलिए बोल भी नहीं सकता। टाइम बहुत वैल्यूबल है और इस हालत में रहना उसके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अचान अपनी मां की तरफ देखता है, सोचता है, क्या मैं इस वुमन पर रिलाई कर सकता हूं? फिर सोचता है, शायद रिलाई नहीं, यूज कर सकता हूं, एक पपेट की तरह, अपने गोल्स पूरे करने के लिए। शायद ये ज्यादा यूजफुल ना लगे, लेकिन अभी ये अकेली एडल्ट है जो मेरे आसपास है। क्या ये थोड़ी फ्लेक्सिबल है? तभी शेल्फ से कुछ बॉक्सेस गिरते हैं और उसके सारे डाउट्स कंफर्म हो जाते हैं। वो अपने हाथों से भी ज्यादा काम नहीं कर पाती। एक बोल में इतना सारा फ्लावर डाल देती है कि वो ओवरफ्लो हो जाता है। कुकिंग में भी वो ज्यादा अच्छी नहीं है। ब्रेकफास्ट बनाते हुए ऑलमोस्ट घर ही जला देती है। लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रही है अपने बच्चे की केयर करने की। यहां तक कि उसके बाल भी जल चुके हैं फायर की वजह से। फिर भी वो रुकी नहीं। ऐसा लगता है जैसे अपोकलिप्स तो शुरू हो ही गया है, बस एक अलग फॉर्म में। अब अचान को अपने फ्यूचर को लेकर डर लगने लगा है। तभी डोरबेल बजती है। माँ डोर खोलने जाती है, कोई पैकेज आया है। लेकिन डोर खोलने से पहले उसे अपना वॉलेट ढूंढना है, ताकि डिलीवरी बॉय को पैसे दे सके। जैसे ही वो वॉलेट लेने अंदर जाती है, अचान सोचता है, आखिरी बार मैंने पैकेज ये शब्द कब सुना था। उसकी पुरानी मेमोरीज वापस आने लगती हैं। डिलीवरी वर्कर्स, इन्फेक्टेड लोग, जिनसे कई लोग इन्फेक्ट हुए थे। एकदम से उसे रियलाइजेशन होता है, क्या वही सब फिर से शुरू हो रहा है? तभी डोर धीरे धीरे खुलता है। एक गहरी डरावनी वॉइस आती है, पैकेज ले लीजिए। जैसे ही डोर पूरी तरह खुलता है, अचान की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो डिलीवरी बॉय एक इन्फेक्टेड मॉन्स्टर है। अचान डर नहीं सकता। भले ही वो बेबी बॉडी में है, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। उसके पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक बेबी बॉटल और एक पिलो। वो पिलो को क्रिब से नीचे फेंकता है। तभी वो मॉन्स्टर सीधा क्रिब पर अटैक करता है और क्रिब कट जाता है। अचान बॉटल उठाता है और क्रिब से कूदकर उस पिलो पर लैंड करता है जो उसने पहले फेंका था। अगर वो ब्लास्ट उसे छू भी जाता तो वो मर ही जाता। लेकिन उसके पास अपनी पुरानी लाइफ का एक्सपीरियंस है और उसे पता है वो इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता। ये एक एम्प्लीफाइड मॉन्स्टर है। और ऊपर से उस मॉन्स्टर के सिर पर जो टेंटिकल्स थे, वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। लेकिन एक बात अचान को अच्छे से पता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स अक्सर तेज मोड़ लेने में बहुत बेकार होते हैं। वो अपनी बॉटल हल्के से उस मॉन्स्टर के नीचे फेंक देता है और वो उस पर फिसलकर सीधा हवा में उड़ता हुआ अचान के ऊपर से निकल जाता है और विंडो तोड़ता हुआ बाहर गिरता है। अचान पहली बार अपनी पिछली जिंदगी की उन खतरनाक लड़ाइयों का शुक्रगुजार होता है। वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट ही कर रहा होता है कि तभी उसकी पीठ से एक टेल निकलती है और उस विंडो से बाहर भाग जाती है।
वो टेल सड़क पर पड़े मरे हुए मॉन्स्टर के पास पहुंचती है और उसकी कोर को चबा जाती है, जैसे कोई जिंदा चीज उसे खा रही हो। अचान उस टेल को पकड़ता है और देखता है कि वो मॉन्स्टर कोर को चबा रही है। ये नजारा उसके लिए नया नहीं है। ये वही एबिलिटी है जो उसे पिछली जिंदगी में मिली थी, टेल ऑफ टोड। बहुत ज्यादा पावरफुल एबिलिटी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इसे अब भी कैसे रखे हुए है जब वो रीइंकारनेट हो चुका है। ग्रेट कैटास्ट्रोफी 4 साल बाद होने वाली है और उसकी पिछली जिंदगी में के जन्म उस तबाही के 3 साल बाद हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो जानता है इतनी बड़ी पावर मिलना सिर्फ लक का कमाल है। उसकी पिछली जिंदगी में उसे ये एबिलिटी तब मिली थी जब उसने एक ऐसे मॉन्स्टर की कोर अब्सॉर्ब की थी जिसके पास भी कोयोटी टेल था। और सबसे अच्छी बात, जितनी कम उम्र में कोई अपनी पावर अवेकन करता है, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग वो बनती है। वो अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए अपना हाथ ब्लेड में बदलता है और उसे क्रिब पर मारता है। क्रिब झुक जाता है। पिछली जिंदगी में उसने 7 साल की उम्र में एस क्लास के तौर पर अवेकन किया था, लेकिन अब तो वो इन्फेंट है। यानी अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार वो लेजेंडरी एसएसएस रैंक बन सकता है। ये उसका रास्ता है, रिचेस, फेम और ब्यूटीफुल विमेन तक पहुंचने का। अब उसे इस घर में एक क्लूलेस बेबी बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं। वो धीरे धीरे रेंगता है एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन तभी जो क्रिब उसने पहले मोड़ा था वो गिरने लगता है। उसका सीधा निशाना है अचान का सिर। वो खुद को बचाने के लिए मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी जवाब दे देता है। वो हिल भी नहीं पा रहा। क्रिब का मेटल हिस्सा टूटता है और एक और गिरने लगता है, और अचान की आंखें बंद होने से पहले जो आखिरी चीज वो देखता है वो है उसकी माँ, जो पूरी ताकत से उसकी तरफ भाग रही है। उस पल में उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें आने लगती हैं। वो रूथलेस मास्टर जिसने उसे बहुत बुरे ट्रायल से गुजरा, उसे डॉग फूड तक खिलाया, सिर्फ इसलिए ताकि वो साबित कर सके कि अचान उस ऑर्गेनाइजेशन का डॉग है। अचान अपने दांत भींचता है उस इंसल्ट को याद करके। वो उस थॉट से जलता है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन का डॉग कहा गया। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। लगता है कि वो मॉन्स्टर को हराने के बाद बेहोश हो गया था। वो धीरे धीरे खुद को उठाता है और देखता है कि उसकी माँ उसके पास बैठी है, कुछ लिख रही है एक बुक में। लगता है उसने अचान को बचा लिया। लेकिन अब असली सवाल है, आखिर वो बेहोश क्यों हुआ? शायद उसकी एबिलिटी की पावर उसके शरीर के लिए अभी बहुत ज्यादा है। उसे एक्टिवेट किए हुए सिर्फ 30 सेकंड हुए थे और वो पूरी तरह से ड्रेन्ड हो गया। फिलहाल उसे और स्ट्रांग बनना होगा ताकि वो अपनी पावर को ठीक से संभाल पाए। वो यही सोच रहा होता है कि तभी वो अपनी माँ को रोते हुए सुनता है। वो उस बुक की तरफ देखता है जो वो पढ़ रही थी। उस पर स्टिकी नोट्स चिपके हुए हैं। उस पेज पर लिखा है कि उसने अपना ट्रेजर लगभग खो दिया था। लगता है वो अचान की बात कर रही थी। उसकी पीठ पर एक बड़ा ब्रूज भी है। शायद जब वो अचान को बचा रही थी तभी लगी। उसकी पिछली माँ तो उसे बेच देती, सिर्फ थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए। लेकिन ये वुमन, इसने खुद को हर्ट किया सिर्फ उसे बचाने के लिए। अचान अपनी छोटी सी हैंड बढ़ाता है उसे कंफर्ट करने के लिए। जैसे ही उसका हाथ उसकी माँ को छूता है, वो झट से उसे अपनी गोद में भरकर कसकर हग कर लेती है। लगता है ये वुमन उसकी पुरानी माँ से अलग है, और यही बात अचान को यह फैसला लेने पर मजबूर करती है कि वो फिलहाल यहीं रहेगा। लेकिन टाइम कम है और पूरी वर्ल्ड अगले 1 हफ्ते में बदलने वाली है। अगला मॉन्स्टर रास्ते में होगा, और अगर अचान को अपने नए घर को बचाना है तो उसे 30 सेकंड से ज्यादा लड़ने लायक बनना ही होगा। बाहर उनके अपार्टमेंट की खिड़की पर एक विंडो क्लीनर दर्द में कांप रहा होता है। उसकी आंखों, मुंह और नाक से नीली स्लाइम बह रही होती है। वो नीली स्लाइम नीचे गिरती है और ड्रेन पाइप्स के रास्ते किसी खास जगह की ओर बढ़ती है। इसी बीच अचान अपनी अगली चाल सोच रहा होता है। तभी उसकी माँ कुछ लेकर आती है, एक रेड ब्लैंकेट से ढकी हुई चीज। वो ब्लैंकेट हटाती है और नीचे से एक डॉग निकलता है जो एक केज में बंद होता है। उसकी माँ ने यह डॉग पड़ोसी से लिया है ताकि अचान को कोई कंपेनियन मिल सके। अचान उस डॉग को पहचानता है। ये वही खतरनाक मट है जो उसकी पिछली जिंदगी में था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इस जिंदगी में इसे फिर देखेगा। और ऊपर से ये डॉग बहुत बड़ा है किसी बेबी के लिए। लेकिन शायद यही चीज अचान के लिए फायदेमंद साबित हो। उसकी माँ भले थोड़ी डिटसी हो, लेकिन लगता है कभी कभी यूजफुल भी हो सकती है। अगर अचान इस डॉग को सही से ट्रेन कर पाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग एलाई बन सकता है। अचन के चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान थी, उसे देखकर उसकी माँ भी मुस्कुरा देती है। उसे लगता है उसने सही फैसला लिया। कम से कम अचान खुश तो है। वो दोनों को खेलने के लिए छोड़कर घर के बाकी काम करने चली जाती है। अचान अब उस डॉग को घूरता है, सोचता है कि इसके साथ अब करना क्या है।
फिलहाल सबसे पहले उसे इसको फीड करना पड़ेगा। वो किचन से एक सॉसेज लाता है और डॉग को देता है और उसे ऑर्डर देता है, ईट। अगर ये खा ले तो अचान इसका मास्टर बन जाएगा और तब से ट्रेनिंग शुरू होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये डॉग इतना सिंपल माइंडेड है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा बेबी क्या कर रहा है। जैसे ही डॉग नीचे झुकता है सॉसेज उठाने के लिए, अचान सीधा उसके सिर पर पैर मारता है, ये दिखाने के लिए कि पावर किसके पास है। लेकिन भले ही वो डॉग बेबी की बात नहीं समझ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करेगा। वो अपने 2 पॉज से एक परफेक्ट पंच अचान के मुंह पर मारता है और बेबी हवा में उड़ जाता है। फिर वो डॉग आराम से मुड़कर सॉसेज का मजा लेने लगता है। लेकिन अचान ये इंसल्ट ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो जोर से चिल्लाता है और डॉग पर कूद पड़ता है। दोनों के बीच एक मिनी बैटल शुरू हो जाती है और मां हंसती रह जाती है दोनों की एंटिक्स देखकर। लगता है ये दोनों अब अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। उधर जब मां कुकिंग कर रही होती है तो उसे याद आता है कि उसका फ्लावर खत्म हो गया है। वो नीचे झुकती है उसे ढूंढने के लिए। तभी सिंक से एक ब्लू स्लाइम मॉन्स्टर निकलता है और सीधा डॉग और अचान की ओर बढ़ता है। लेकिन उसका असली टारगेट है वो महिला, जो अभी भी फ्लावर ढूंढ रही है और उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा। वो स्लाइम ऊपर उठता है और सीधा अचान की मां की तरफ झपटता है। लेकिन तभी डॉग एक्टिव हो जाता है। वो दौड़कर जाता है और ऐन वक्त पर उसे सिंक कबर्ड में धक्का देकर बचा लेता है। शुक्र है मां को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं चलता। स्लाइम और डॉग के बीच पीछे जोरदार फाइट चल रही होती है और अचान सब कुछ एक अनइम्प्रेस्ड लुक के साथ देख रहा होता है। वो सोचता है ये मॉन्स्टर बहुत ही वीक है, लेकिन फिर भी नाक में दम कर सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से लिक्विड है। तो इसे स्लैश या स्टैब करना बेकार है। उसे किसी और तरीके से इसे हराना होगा। मां अभी भी कबर्ड से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान सिर के पेन पर है। उसे यह भी नहीं पता पीछे क्या महायुद्ध चल रहा है। अब स्लाइम धीरे धीरे डॉग को अपनी अंदर समेटने लगता है और उसकी फॉर्म बदलती दिख रही है। अब अचान को जल्दी कुछ करना पड़ेगा। उसे याद आता है कि उसकी पुरानी लड़ाइयों में स्लाइम मॉन्स्टर्स की कमजोरी होती थी, ड्राइनेस। अब उसे कुछ ऐसा ढूंढना है जो इसे ड्राई कर सके। वो फौरन नोटिस करता है उसकी बॉटल जो पाउडर्ड मिल्क से भरी है। वो उसे खोलता है और मॉन्स्टर पर फेंक देता है। स्लाइम तड़पता है और उसकी साइज श्रिंक होने लगती है। वो पूरे कमरे में बाउंस करता है, अपना मॉइस्चर खोता हुआ। मिल्क से वो एकदम पैनिक में चला जाता है। अचान इस मौके का फायदा उठाता है और उसे एक डस्टबिन के नीचे ट्रैप कर देता है। अब सब कुछ शांत लग रहा है। डॉग और उसकी मां दोनों किचन काउंटर के पीछे से झांकते हैं। तभी मां गलती से फ्लावर गिरा देती है और दोनों पर उड़कर पड़ जाता है। अब वो और भी ज्यादा डिसोरिएंटेड हो जाते हैं। मां जल्दी से अपने आउटफिट को वॉश करने दौड़ जाती है ताकि उस पर फ्लोर स्टेन्स ना पड़े। उधर अचान अब भी खुश है कि उसने एक मॉन्स्टर को पकड़ लिया। उसे पता है कि स्लाइम्स का लिक्विड अगर विंडोज पर लगा दिया जाए तो वो बाकी मॉन्स्टर्स को रिपेल कर सकता है, यानी ये उनका नेचुरल मॉन्स्टर रिपेलेंट बन सकता है। लेकिन तभी वो डस्टबिन हिलने लगता है। स्लाइम अंदर से निकलता है और साइलेंट एस्केप करने की कोशिश करता है। डॉग तुरंत उसके सामने आ जाता है और अचान भी भागकर उसे फिर से ट्रैप करने आता है। लेकिन इस बार स्लाइम फिसल जाता है और डस्टबिन के नीचे फंसने से बच जाता है। जाते जाते वो विंडो से निकलते हुए एक मिडिल फिंगर दिखा देता है, मतलब आया, केओस फैलाया और अब अकड़ के निकल भी रहा है। भले ही ये वीक हो, लेकिन इसकी एटीट्यूड दोनों को बहुत चुभती है। अब अचान और डॉग दोनों को गुस्सा आ चुका है। अचान पास रखा अम्ब्रेला उठाता है अपने नए वेपन की तरह। वो डॉग की पीठ पर चढ़ता है अपने ट्रस्टी माउंट की तरह। अब उसे इस मॉन्स्टर के पीछे भागना है, इससे पहले कि वो और किसी के लिए प्रॉब्लम बन जाए। वो दोनों बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचते हैं। वहां से देखते हैं कि स्लाइम एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा है। वो नीचे चलती एक लड़की के सिर पर अपनी लिक्विड गिराता है। लड़की ऊपर देखती है और तभी स्लाइम उस पर कूदता है, उसे स्वॉलो करने की कोशिश करता है। अचान और डॉग दौड़कर उसे बचाने निकलते हैं। अब बेबी सोचता है, अगर मैंने अपनी खुद की पावर यूज की तो मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर हमने इस मॉन्स्टर को खाने दिया तो ये जगह पूरी ब्लड बाथ बन जाएगी। ऐसा सीन अचान अपनी पिछली जिंदगी में अनगिनत बार देख चुका है। डॉग पूरी स्पीड में दौड़ता है और लड़की तक वक्त पर पहुंच जाता है। वो उसके ऊपर से छलांग मारता है और उसी पल अचान अपना अम्ब्रेला खोलकर स्लाइम की बारिश को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन स्लाइम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो अम्ब्रेला से उछलकर नीचे कूदता है, इस बार सीधा डॉग और बेबी को टारगेट करते हुए। अचान जानता है कि उसके पास सिर्फ थोड़ी देर के लिए पावर्स यूज करने का मौका है,
इसका मतलब बस एक ही शॉट है उसे खत्म करने के लिए। वो अपनी पूरी ताकत से एक एनहांस्ड पंच मारता है जो सीधा मॉन्स्टर के आर पार चला जाता है। स्लाइम तुरंत फट जाता है और चारों तरफ बिखर जाता है। छोटी सी इस लड़ाई के बाद अचान और उसका डॉग विजयी खड़े रहते हैं। शुक्र है गर्ल को वक्त पर बचा लिया गया, वरना वो स्लाइम फूड बन चुकी होती। लेकिन उसने अचान को अपनी पावर्स यूज करते हुए देख लिया है और वो डर से कांप रही है। बिना एक सेकंड गंवाए वो उल्टे पांव भागती है, बिना पीछे देखे। जो कुछ उसने देखा उसके बाद उसका भागना जायज है, लेकिन अब अचान के लिए बड़ी टेंशन ये है, ये पूरा मेस साफ करने में कितना वक्त लगेगा। इसी बीच उसके डायपर से उसकी टेल बाहर आती है और सड़क पर बिखरे स्लाइम को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। लगता है इस टेल में अब दूसरी मॉन्स्टर्स की एबिलिटीज को अब्जॉर्ब करने की ताकत है। पहले वाली जिंदगी में के पास बस एक ही तरीका था, अगर उसे कोई नई एबिलिटी लेनी होती तो पुरानी को स्विच आउट करना पड़ता। लेकिन अब ये टेल तेजी से स्लाइम लिक्विड खा रही है और उसकी पावर को अचान की ताकत बना रही है। वो टेस्ट करता है और अपने हाथ में एक स्लाइम बॉल बना लेता है। वाकई अब उसकी दोनों पावर साथ में काम कर रही हैं। पिछली जिंदगी में के हमेशा यही कोशिश करता था कि ज्यादा एबिलिटी स्विच ना करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को शक ना हो, और यही उसकी डाउनफॉल भी बनी थी। लेकिन अब ये सब कुछ अजीब लगता है कि टोड की टेल अपने आप इवॉल्व हो गई है। शायद ये सब उसकी एज की वजह से हो रहा है। जितनी कम उम्र में कोई इंसान अपनी एबिलिटी को डेवलप करता है उतनी ही उसकी पावर स्ट्रांग होती है और वो उतना ही तेजी से अडेप्ट कर पाता है। के ने पिछली बार एज 10 में एबिलिटीज पाई थीं, लेकिन उसे छोटे जितने भी किड्स थे सब मॉन्स्टर टॉक्सिन्स झेल नहीं पाए और मर गए। लेकिन अब के खुद उन सब से भी छोटा है। इसका मतलब उसकी ग्रोथ पोटेंशियल अब इनकैलकुलेबल है। उधर जब अचान इन सब बातों में खोया होता है, उसका डॉग उसे घर वापस ले आता है। अचान अपनी ट्रस्टी स्ट्रीट से उतरता है और अपने न्यू स्लाइम पावर से पूरे एरिया को कोट कर देता है। अब कोई मॉन्स्टर उनके घर की तरफ आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ इतना करने से ही वो पूरी तरह थक जाता है। उसके पास ना तो ज्यादा एनर्जी है और ना ही इतनी स्टैमिना कि वो अपनी पावर्स को और एक्सप्लोर कर सके। पर उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उनके घर को स्लाइम बैरियर से प्रोटेक्शन मिल चुका है। थक कर अचान जमीन पर गिर जाता है। तभी डॉग उसकी तरफ आता है। उसकी आंखों में अब एक मेनेसिंग लुक है। लगता है अब डॉग को वो रिवेंज लेना है जो पहले अचान ने उसके साथ किया था। वो बेबी को उसकी शर्ट की गर्दन से उठाता है और एक पल के लिए अचान को लगने लगता है कि अब वो डॉग फूड बनने वाला है। इसी बीच अपार्टमेंट में उसकी मां शावर से बाहर आती है। अब वो पूरी तरह फ्लावर से साफ हो चुकी है। वो लिविंग रूम में जाती है ये देखने कि उसका बेटा कैसा है, और उसे जमीन पर डॉग के साथ स्नगल करता हुआ अचान दिखता है। दिखने में ये स्नगल लग रहा होता है, लेकिन असल में अचान उस भारी डॉग के नीचे से निकलने के लिए जान लगा रहा होता है। कई घंटे बीतते हैं। आखिरकार बेबी खुद को उस फ्लफी प्रिजन से आजाद करता है और अपने असली काम पर लग जाता है। वो विंडोज, वेंट्स और ड्रेनेज पाइप्स तक को स्पेशल स्लाइम से कोट करता है। अब चाहे जितनी बड़ी डिजास्टर भी आ जाए, उनका घर कुछ वक्त तक तो सेफ रहेगा। इसी दौरान उसे टेल के बारे में एक और बात पता चलती है। अब ये एक साथ 4 एबिलिटीज स्टोर कर सकती है, जबकि पहले उसे हमेशा एक स्वैप करनी पड़ती थी। इस वक्त वो कॉयोटी टेल और अपनी स्लाइम पावर्स दोनों को एक साथ यूज कर सकता है, लेकिन बस 30 सेकंड के लिए। अब अगर उसे किसी बड़े डिजास्टर के लिए तैयार होना है तो बाकी चीजें भी करनी होंगी। अपोकलिप्स में किसी भी सर्वाइवर को सबसे पहले चाहिए सप्लाईज। मॉन्स्टर से ज्यादा लोग मरे थे भूख से, क्योंकि लॉजिस्टिक्स पूरी तरह से टूट चुके थे। और फिर लोगों में शुरू हुई डेस्परेट स्क्रैम्बल, यानी सप्लाई वॉर्स। अगर कोई पहले ही स्टॉक पाइल बना ले और कॉन्फ्लिक्ट से बच जाए तो वही इंसान आगे चलकर फॉलोअर्स बना सकता है और सबसे डेंजरस फेजेस में भी सेफ रह सकता है। अब अचान को भी तैयारी करनी होगी, लेकिन दिक्कत यह है कि वो अभी बेबी है और एक बेबी की ताकत की भी एक लिमिट होती है। सुपरमार्केट्स अब धीरे धीरे भीड़ से भरते जा रहे हैं और जल्द ही हर जगह मॉन्स्टर से भर जाएगी। अगर बस एक इंसान भी इन्फेक्टेड हो गया तो ये डिजीज इतनी तेजी से फैलेगी कि उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अचान अपने अभी के बेबी बॉडी में इतना ताकतवर नहीं है कि अकेले मॉन्स्टर हॉर्ड से निपट सके, लेकिन दूसरी तरफ अभी उसके पास सप्लाईज लाने की ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। उसी वक्त उसकी मां का फोन लिविंग रूम की टेबल पर बजता है। अचान क्यूरियोसिटी से उठता है और देखता है कि लैंडलॉर्ड ग्रुप चैट पर कई मैसेजेस आ रहे हैं। शुक्र है फोन लॉक्ड नहीं है। वो आराम से देख सकता है कि क्या हो रहा है। लोग वायरस की बातें कर रहे हैं, एक अजीब बीमारी जो फैल रही है और जिससे लोग मॉन्स्टर्स में बदल रहे हैं। लेकिन उन्हें अभी तक इस अपोकलिप्स की रियल डेंजर का अंदाजा भी नहीं है, और अचान इस मौके का पूरा फायदा उठाता है उन्हें थोड़ी सी रियल नॉलेज देने के लिए।
वो एक न्यू अकाउंट बनाकर उस चैट में कूदता है और लोगों को बताता है कि कैसे एक मेजर डिजास्टर आने वाला है। वो उन्हें सावधानी से इंस्ट्रक्शंस देता है कि उन्हें जल्द से जल्द सप्लाईज इकट्ठा करनी चाहिए, पर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। ना तो उसका प्रोफाइल पिक है और ना ही कोई बैकग्राउंड, क्योंकि अभी अभी बना है उसका अकाउंट। इस हालत में एज अ बेबी उसके पास ज्यादा करने को कुछ नहीं बचता, और ना ही ये ऑनलाइन फोरम्स किसी काम के लगते हैं। अगर ऐसे ही चला तो ये सब लोग तो ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले ही मर जाएंगे। तभी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो क्यूरियोसिटी में उसे एक्सेप्ट कर लेता है और सामने वाला इंसान बिना टाइम बर्बाद किए डील की बात करता है। अगर वो सच में सप्लाईज ढूंढ रहा है तो सामने वाला उसकी हेल्प कर सकता है। उसका यूजर नेम है हॉट, और ये नाम बेबी को कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लगता है। उसे याद आता है यही नाम उस औरत का भी था जो आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनी थी, और उसका शक सच निकलता है। हॉट एक रूम फुल ऑफ कंप्यूटर्स एंड गैजेट्स में आराम से बैठी है और उसी वक्त अचान को टेक्स्ट कर रही है। अब चीजें उसके लिए भी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। सामने वाला इंसान यानी अचान बहुत ज्यादा कॉशियस लग रहा है, इसलिए वो ज्यादा गोलमोल बात ना करके सीधा एक प्रपोजल रखती है। वो कहती है वो उसे खाना पानी आर्मर या जो कुछ भी चाहिए सब कुछ दे सकती है। सिर्फ एक चीज की प्राइस लगेगी, और वो है इंफॉर्मेशन। एक 100 मिलियन येन। लेकिन हॉट के लिए भी एक प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन। तो वो एक और डील देती है। अगर अचान अपनी कलेक्टेड सप्लाईज में से 20% उसे दे दे तो वो उसे जरूरी इंफॉर्मेशन फ्री में देगी। उसकी बातों का लहजा और वो एक 100 मिलियन येन प्राइस टैग एकदम किसी ग्रेड स्कूलर की निगोशिएशन जैसी लगती है। पर अचान को पूरा यकीन हो जाता है ये वही हॉट है। अब वो सीधा उससे पूछता है, मैं क्यों तुम्हारी बातों पर भरोसा करूं और मैं ये डील क्यों मानूं? हॉट जवाब देती है, क्या तुम मुझसे दुश्मनी करना चाहते हो या साथ चलना? वो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती, लेकिन साफ है कि वो कोई फ्रेंडशिप नहीं चाहती, बस कंट्रोल करना चाहती है। अचान आखिरकार डील के लिए तैयार होता है और पूछता है, सप्लाईज लेने की जगह कहाँ है? हॉट बताती है उसने वो इन्फॉर्मेशन एक मेल बॉक्स में रख दी है, ठीक उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में। अब तक ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं है, लेकिन तब भी हॉट एक डेंजरस वुमन है। वो दूसरों को इन्फॉर्मेशन से फंसाती है और उन्हें पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करती है। एक बार किसी को टारगेट बना लिया तो फिर वो पीछे नहीं हटती, लेकिन इस बार अचान उसका शिकार नहीं बनेगा। इस बार वो सब उल्टा करेगा। वो थोड़ा रेस्ट करने का फैसला करता है, 2 घंटे सोता है और जब उठता है तो उसकी स्टैमिना पूरी तरह से रिकवर्ड होती है। अब वो तैयार है उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। लेकिन एक दिक्कत है, एलिवेटर में सिक्योरिटी कैमरास हैं और वो नहीं चाहता कि हॉट को उसकी पहचान का जरा सा भी अंदाजा लगे। तो अब उसकी नजर जाती है सीढ़ियों की तरफ। पर असली प्रॉब्लम वही है, वो अभी भी एक बेबी है और इतनी बड़ी सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए नामुमकिन है। इसलिए अब उसे अपने साथी डॉग की जरूरत पड़ेगी। वो डॉग जो सोफे पर मस्त नींद में सो रहा है, वही उसका लास्ट होप है उस मेल बॉक्स तक पहुंचने का। अचान जाता है और डॉग की टेल पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन डॉग जरा भी अम्यूज्ड नहीं है। डॉग अपनी टेल से अचान को इतनी जोर से मारता है कि वो सीधा हवा में उड़ता हुआ जाता है और उसके गाल पर लाल निशान बन जाता है। अचान को लगा था कि उसने इस बीस्ट को टेम कर लिया है, पर अब साफ हो गया, इन दोनों के रिश्ते में अभी भी दूरियां बाकी हैं। उसी वक्त अचान की नजर जाती है किचन काउंटर पर रखी एक चीज पर, डॉग ट्रीट्स की एक बॉक्स। वो जानता है यही उसकी चाबी है इस स्टबन जानवर को मैनिपुलेट करने की। वो कुछ ट्रीट्स अपने हाथ में डालता है और धीरे से डॉग की नाक के पास ले जाता है। कुछ ही सेकंड में डॉग उठकर सीधा डील मान लेता है। चेहरे से जितना टफ दिखता है उतना ही सॉफ्ट है ये मट। अब ट्रांसपोर्टेशन सिक्योर्ड है, तो अगला कदम वो इंफॉर्मेशन हासिल करना है जो हॉट ने छोड़ी थी, उससे पहले कि अचान की मां उठ जाए। वो डॉग पर चढ़कर पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग में सवारी करता है और आखिरकार मेल बॉक्स के पास पहुंचता है। एक मेल बॉक्स में एक पिंक लेटर थोड़ा बाहर निकला हुआ है, बिल्कुल यही उसका टारगेट है। लेकिन दिक्कत यह है, वहां एक कैमरा है। हॉट इस कैमरा से उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो उसका एडवांटेज चला जाएगा। हॉट ऐसे किसी पर वार नहीं करती जिसे वो जानती ना हो, तो अचान को किसी भी हालत में अपनी अनोनिमिटी बचानी होगी। अब वक्त है पावर्स एक्टिवेट करने का। अचान चारों ओर लाल टेंड्रिल्स फैलाता है और पूरे कमरे को स्कैन करता है। सिर्फ अपार्टमेंट का नहीं, बल्कि 3 और हिडन कैमरास भी मिलते हैं। सब हॉट ने लगाए हैं उसकी पहचान जानने के लिए। दूसरी तरफ हॉट अपने कंप्यूटर रूम में बैठकर खुश हो रही है। अब देखती हूं ये नया लड़का कैसे फंसता है मेरे जाल में। वो हंसती है, लेकिन तभी बिना किसी को पास जाते देखे उसे कॉन्फर्मेशन मैसेज आता है
कि वो इन्फॉर्मेशन पहले ही कलेक्ट हो चुकी है। वो जल्दी जल्दी सारे कैमरा फुटेज चेक करती है और बस एक डॉग खड़ा दिखता है मेल बॉक्स के पास। उसे अंदाजा तक नहीं होता कि उसी डॉग के पीछे उसका टारगेट खड़ा है, और बड़ी चालाकी से कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट में छिपकर वो फ्लायर पढ़ लेता है। फिर चुपचाप फ्लायर को निकालकर भाग जाता है। फ्लायर में लिखा है पास के एक सुपरमार्केट में क्लियरेंस सेल चल रहा है। वही वो उसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। अब हॉट बुरी तरह परेशान है। वो बार बार उसके फोन पर मैसेजेस भेजती है, तू है कौन? अचान भी मजे लेता है और जवाब देता है, अपनी पहचान रिवील कर दूंगा अगर तुम मुझे 100 मिलियन येन दो। हॉट गुस्से से जल जाती है। ये कौन है जो मुझे इतनी हल्के में ले रहा है? अब उसे बदला लेना है। वो एक्टिवेट करती है अपना स्पाइडर सर्वेलेंस सिस्टम, एक ड्रेन के अंदर छिपा हुआ। ये स्पाइडर शेप्ड रोबोट बहुत हाईटेक है। डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ, हीट रेजिस्टेंट, मैग्नेट प्रूफ, इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ, और $30 मिलियन की कीमत का है। वो डॉग और अचान की तरफ बढ़ता है, पर तभी सीढ़ियों से उतरती एक जोड़ी फ्लफी चप्पल उस पर सीधा स्टॉम्प करती है। हॉट चीख उठती है। उसका कीमती रोबोट चंद सेकंड में चूर चूर हो गया। उसे डिस्ट्रॉय करने वाली कोई और नहीं, अचान की मां है। वो उन्हें ढूंढते हुए नीचे आई थी। हॉट टूट चुकी है, लेकिन उसके रोबोट की ऑडियो सिस्टम अब भी काम कर रही है। वो एक फीमेल वॉइस सुनती है और उसे लगता है अब उसका रिवेंज प्लान शुरू होगा। वो माइक उठाती है और सामने वालों को थ्रेटन करना शुरू करती है। तुम जीत गए ये मत समझो, मैं तुम्हारा अतीत, सारे चैट्स सब लीक कर दूंगी। लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बस एक आवाज आती है, तुमने इतने हल्के कपड़े क्यों पहने हैं? सर्दी लग जाएगी। तभी उसे समझ आता है वो अब तक खुद से बात कर रही थी, और जब वो अपनी पूरी नेटवर्क से रिसर्च करवाती है सो उसे कुछ भी नहीं मिलता। जो भी वो इंसान है, उसकी पहचान पूरी तरह से छिपी हुई है। उधर अचान को उसकी मां पीछे राइड देकर वापस घर ले आती है। उसे डांटती है अकेले बाहर निकलने के लिए। नीचे फ्लोर पर क्रश्ड पड़ा है वो मैकेनिकल स्पाइडर, बस 4% फंक्शनैलिटी के साथ। अब हॉट थोड़ी देर बाद फिर कनेक्ट होती है, और इस बार वो खुद कहती है, इंफॉर्मेशन और सप्लाईज दोनों फ्री में ले लो। अचान को देखकर लगता है ये फाइट कितनी जल्दी खत्म हो गई। इतनी ड्रामा के बाद हॉट ने इतनी आसानी से गिव अप कर दिया, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। जैसे ही वो अपार्टमेंट लौटते हैं, अचान को सरप्राइजिंगली डांट नहीं पड़ती बाहर जाने के लिए। उसकी मां को लगता है कि डॉग ने खुद से दरवाजा खोला और बच्चा आधी नींद में रेंगता हुआ बाहर निकल गया। इसी वजह से अब वो डॉग को कुछ समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और उसे बांध दिया गया है ताकि दोबारा ऐसा ना हो। हॉट के मुताबिक एक वेयरहाउस स्टाइल सुपरमार्केट जल्दी ही खुलने वाला है। इसका मतलब वो उन्हें उन सप्लाईज में से सामान देगी जो उसने दूसरों से चुराया है। इतनी आसानी से ऐसा करने के लिए हॉट इस बार काफी जेनरस लग रही है। अगर अचान को सामान इकट्ठा करना है तो उसे जल्दी करना होगा, लेकिन पहले उसे यह सोचना है कि सुपरमार्केट तक पहुंचे कैसे। उसने एक फ्लायर टेबल पर छोड़ दिया है ताकि उसकी मां उसे देख ले, लेकिन अभी तक उसने ध्यान नहीं दिया। वो सीधे अपोकलिप्स के बारे में उसे बता नहीं सकता, लेकिन उसे कुछ करना ही होगा। तभी उसे अपनी मां की बात सुनाई देती है। वो कहती है कि घर में सिर्फ 5 दिन का दूध बचा है। ये एक परफेक्ट मौका है और अचान इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो टेबल पर रखा दूध का कप गिरा देता है और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो अभी भी सो रहा हो। जब उसकी मां आवाज सुनकर दूध साफ करने आती है, तभी उसकी नजर टेबल पर रखे फ्लायर पर पड़ती है। वो उसे उठाकर देखने लगती है और उस सुपरमार्केट पर जाने का सोचने लगती है। सब कुछ अचान की योजना के मुताबिक हो रहा है। आखिरकार वेयरहाउस जाने का दिन आ ही जाता है और उसकी मां उसे पिंक कपड़े पहना देती है, जिससे वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है। जब वो दोनों बाहर होते हैं तब डॉग को घर में छोड़ दिया गया है। उसके पास खाने के लिए काफी कुछ है। वो सुपरमार्केट पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले ही एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी मां के पास दौड़ता है। वो पूछता है कि वो इस इलाके में क्या कर रही है। वो बताता है कि एक इन्फेक्शियस डिजीज फैल रही है और लोगों को बाहर जाने से मना किया गया है। अचान की मां उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए पाउडर्ड मिल्क लेने आई है, लेकिन गार्ड कोई बहाना नहीं सुनता। वो एक गवर्नमेंट वर्कर है और अचान जानता है कि जल्द ही गवर्नमेंट ही नहीं बचेगी, तो रूल्स की भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। गार्ड बस अपना काम कर रहा है। उसे जो आदेश मिला है वो उसी को निभा रहा है। लेकिन तभी उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर धीरे धीरे आ रहा है। वो तब तक अनअवेयर रहता है जब तक मॉन्स्टर अपना हाथ उसकी सिर पर नहीं रख देता। एक ही पल में मॉन्स्टर अपनी मुट्ठी बंद करता है और आदमी का सिर एक बलून की तरह फूट जाता है। अब उसकी नजर अचान और उसकी मां पर पड़ती है, दोनों पूरी तरह से असहाय। ये मॉन्स्टर अब तक जितनों से अचान ने सामना किया है उन सबसे बड़ा है, और ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोलिफरेटिव टाइप है।
मतलब इसके कोई पर्टिकुलर वीक पॉइंट्स भी नहीं है। अचान अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहता, लेकिन अगर वो अब पावर यूज नहीं करता तो उसकी और उसकी मां की यही मौत हो जाएगी। अब सोचने का टाइम नहीं है और वो एक्शन में आने ही वाला होता है। तभी उसकी मां उसे स्ट्रोलर से निकाल लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। अचान समझता है कि भागना बेकार है, ये क्रीचर किसी और ही स्पीसीज का है। वो इंसानों से कहीं ज्यादा तेज है और उसकी मां के पास पैदल भागने का कोई चांस नहीं है। जैसे ही मॉन्स्टर उनके पास आता है, अचान दीवार पर लगी फायर एक्सटिंग्विशर्स की केस को नोटिस करता है। वो अपनी पावर्स यूज करता है और वो केस तोड़ देता है। एक्सप्लोजन से पूरी जगह गैस से भर जाती है। इस सडन धुएं का फायदा उठाकर अचान अपनी मां की गोद से निकलता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। उसे दूर फेंकते हुए दीवार में टकरा देता है। अब उसके पास सिर्फ 30 सेकंड है, जब तक धुआं क्लियर नहीं हो जाता। उसे इस मॉन्स्टर से निपटना ही होगा, इससे पहले कि उसकी मां उठ जाए। शुक्र है कि उसकी मां उस पहले झटके से अभी तक बेहोश है, लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्रोलिफरेटिव टाइप मॉन्स्टर का कोर इसके सिर में होता है। अगर अचान इसके सिर पर एक सही वार कर दे तो ये एक ही हिट में मारा जाएगा। लेकिन अभी तक उसे कोई चोट नहीं आई है, जबकि अचान ने पहले ही एक स्ट्रॉन्ग अटैक किया था। इस बार उसे इस बीस्ट को एक ही वार में खत्म करना होगा, इससे पहले कि ये फिर से खड़ा हो और हमला करे। कोई शॉर्टकट नहीं है, इस बार उसे अपनी प्योर स्ट्रेंथ से ही लड़ना होगा। अच्छी बात यह है कि इस बार अचान खड़ा हो सकता है, अब उसे रेंगना नहीं पड़ता। मॉन्स्टर इनिशिएटिव लेता है और बच्चे की तरफ कूदता है, लेकिन अचान समय रहते डॉज कर जाता है। फिर वो अपनी टोड एबिलिटी की थिन स्ट्रैंड्स यूज करके मॉन्स्टर को काटने की कोशिश करता है। वो उसे खत्म तो नहीं कर पाता, लेकिन इतनी जरूर चोट करता है कि वो ब्लीड करने लगता है। हालात थोड़े टाइट जरूर हैं, लेकिन अचान को पूरा भरोसा है कि वो ये लड़ाई जीत सकता है। वो फिर से मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए भागता है। इस बार वो कॉन्फिडेंट है कि कम से कम खुद को डिफेंड तो कर ही सकता है। अपने छोटे से शरीर की वजह से वो इसके ज्यादातर अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है और अपने टोड एबिलिटी की स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके उसके बॉडी के चारों ओर घूमता है और उसे बांध लेता है। जैसे ही वो नीचे लैंड करता है, स्ट्रिंग को खींचता है और वो मॉन्स्टर के शरीर को काट देती है। अब लगता है कि अचान अपर हैंड में है, लेकिन उसे अब भी मॉन्स्टर के सिर पर वार करना होगा। शुक्र है कि इतने बड़े शरीर के साथ एक तेज मूविंग बच्चे पर एम करना मुश्किल है और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी तेजी से मूव करना उसे भारी पड़ रहा है। इस मॉन्स्टर के लिए ये किसी चूहे को पकड़ने जैसा हो रहा है। धीरे धीरे अचान उसे पूरी तरह से आउटरन और आउटस्मार्ट कर लेता है। उसे इतनी बुरी तरह से थका देता है कि अब वो हिल भी नहीं पा रहा। ये सब मुमकिन हुआ है उसकी पिछली जिंदगी की फाइट्स और अब तक के एक्सपीरियंसेस की वजह से। अचान के कंसिस्टेंट अटैक्स की वजह से मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ काफी घट चुकी है और अब बस एक आखिरी वार बाकी है। लेकिन उसे घमंड नहीं करना चाहिए। मॉन्स्टर अभी भी अपनी बची खुची ताकत से अपनी पीठ में से एक स्पाइक निकालता है और पूरी ताकत से अचान की तरफ फेंकता है। अचान फास्ट इनफ होता है और वो उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन वो स्पाइक फिर भी उसके माथे को गहराई से काट देता है। वो पीछे हट जाता है और मॉन्स्टर से काफी डिस्टेंस बना लेता है, इससे पहले कि वो दोबारा ऐसा हमला करे। अगर उसने ऐसे ही बार बार स्पाइक्स फेंके तो अचान कभी उसके पास तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे कोई और स्ट्रैटेजी सोचनी होगी, कोई सरप्राइज अटैक या उसका ध्यान डाइवर्ट करने का तरीका। अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा और बहुत जल्द वो अपनी पावर के फुल यूसेज के साइड इफेक्ट्स भी महसूस करने लगेगा। शायद उसे अब अपनी मां को उठाकर वहां से भागना होगा, इससे पहले कि वो भी घायल हो जाए। लेकिन तभी अचान देखता है कि उसकी मां ग्राउंड फ्लोर पर बेसहाय तरीके से इधर उधर देख रही है। उसका टाइम उससे भी जल्दी खत्म हो गया जितना उसने सोचा था। अब उसकी मां उठ चुकी है और वो उसे ढूंढ रही है। जैसे ही वो उसे ढूंढती है, उसकी नजर मॉन्स्टर पर पड़ती है और वो शौक में उसे घूरने लगती है। लेकिन भागने की बजाय वो अपनी जेब में कुछ ढूंढती है। अचान उसे चिल्लाकर कहता है कि वो भाग जाए, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ सकती। लेकिन एक प्रोटैगनिस्ट की मां होने के नाते उसके पास भी कुछ ट्रिक्स हैं। वो अपनी जेब से एक स्टन गन निकालती है और सीधे मॉन्स्टर पर चला देती है। इलेक्ट्रिक शॉक से वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। ये तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन ये वही डायवर्जन है जिसकी अचान को जरूरत थी। अचान बिल्डिंग से नीचे की तरफ कूदता है। मॉन्स्टर ठीक उसी वक्त रिकवर करता है और उसकी मां को जोर से धक्का देता है। वो पीछे गिरती है और कन्वीनियंटली मॉन्स्टर की तरफ नहीं देख रही होती। उसी वक्त अचान आसमान से गिरता है एक मैसिव अटैक के साथ। मॉन्स्टर ऊपर देखता है और उसे दिखता है एक छोटा बच्चा जिसकी टांग में भारी एनर्जी बिल्डअप है, जो तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। अटैक सीधे मॉन्स्टर के सिर पर लगता है और उसका सिर तुरंत फट जाता है। वो वहीं मारा जाता है। उसकी मां अब भी जमीन पर बेहोश पड़ी है
और अचान उसके पास जाकर उसकी हालत चेक करता है। भले ही अचान अब तक अपनी मां से ज्यादा जुड़ा नहीं है, लेकिन वो जानता है अगर वो ना होती तो हालात और भी खतरनाक हो सकते थे। उसने उसे बचाने की कोशिश की, अपनी जान दांव पर लगा दी। ये बात अचान के लिए बड़ी है। हाँ, उसे अभी भी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन अब अचान उस पर थोड़ा भरोसा कर सकता है। यही सोचते हुए अचान पर उसके पावर के आफ्टर इफेक्ट्स आ जाते हैं और वो अपनी मां के पास ही बेहोश हो जाता है। जब वो काफी देर बाद दोबारा उठता है, उसके सिर पर बैंडेज होता है और एक अजीब रेड आईडी आदमी उसके लिए नया डायपर चेंज कर रहा होता है। आचान उसे पहचानता नहीं और अपने बचाव के लिए उस पर पेशाब कर देता है। उसकी मां जल्दी से माफी मांगती है और उम्मीद करती है कि वो आदमी नाराज ना हो। वो अपने चेहरे से पेशाब पोंछता है और कहता है कि शायद बच्चा डर गया होगा, इसलिए ऐसा हुआ। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो कुत्ते के साथ ठीक से रह रही है। लगता है कि उसकी मां उस आदमी को जानती है। शायद वो उसी डॉग का पुराना मालिक है। वो उसे मट की देखभाल करने के लिए थैंक यू कहता है। अचान अब ज्यादा परेशान इस बात से है कि उसकी मां ने क्लियरली वो मॉन्स्टर देखा था, फिर भी वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसे महसूस होता है कि उसके बाल गीले हैं। शायद उसकी मां चुपके से फिर से रोई थी जब वो सो रहा था। वो आदमी कहता है कि वो लोग सप्लाई स्टॉक करने बाहर जा रहे हैं और उसकी मां को भी इनवाइट करता है साथ चलने के लिए। ये बात सुनकर अचान अलर्ट हो जाता है। उसे समझ आता है कि सप्लाई स्टॉक करना और दूसरों की हेल्प से सब कुछ बाय कर लेना कोई बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन उसके जाने से पहले उसे उस मॉन्स्टर का क्रिस्टल कोर लेना है जिसे उसने हराया था। वो स्ट्रोलर से बाहर कूदता है और मॉन्स्टर की लाश की तरफ भागता है। अपनी टोड टेल से वो उस कोर को अब्सॉर्ब कर लेता है और तुरंत उसे उस मॉन्स्टर की पावर मिल जाती है। इस बार उसे हार्डनिंग स्किल मिलती है और वो सीधा उसकी ब्लड स्ट्रीम में फ्यूज हो चुकी होती है। बिल्कुल बुरा नहीं है। अब वो अपनी टेल को एक शील्ड की तरह यूज कर सकता है। लेकिन स्ट्रोलर में वापस जाने से पहले वो देखता है कि वही अजीब आदमी उसकी मां के फोन पर किसी से बात कर रहा है। वो किसी से कह रहा होता है कि अचान और उसकी मां उनके लिए एक बर्डन है। वो ये भी रिवील करता है कि वो उन्हें इसलिए साथ ले जा रहा है ताकि किसी इमरजेंसी में उन्हें डीकॉय की तरह यूज किया जा सके। ये आदमी डेफिनेटली डेंजरस है और उसकी इंटेंशंस बिल्कुल साफ नहीं है। वो कॉल पर बोलता है कि दूसरा व्हीकल ले लो और ज्यादा सामान उठा लाओ। अचान सब सुन रहा होता है, लेकिन गलती से ट्रक को हल्का सा धक्का लग जाता है। आदमी अचानक घूमता है और किसी के छिपे होने पर हमला करने को तैयार हो जाता है। वो आता है, लेकिन सामने एक बच्चा देखकर उसका गार्ड नीचे चला जाता है। वो अचान के सिर पर हाथ फेरता है और पूछता है, तू यहां तक कैसे आ गया? फिर वो फिर से कॉल पर जाता है और कहता है, बच्चे ने हमारी बात सुन ली, लेकिन कौन से क्या है, ये तो बस एक बच्चा है। वो यहां तक कह देता है, वैसे भी अगर इसे मारना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अचान अपना सिर झुका लेता है। उसे अब पूरा यकीन है कि ये आदमी पूरी तरह पागल है। फिर सब लोग एक कार में बैठते हैं। उसकी मां उसे पीछे बच्चे की सेफ्टी सीट में बुकलकाक कर देती है। अब ये लोग रेडी हैं बाहर जाने के लिए, उस आदमी और बाकी 3 लोगों के साथ। अचान को बिल्कुल भरोसा नहीं उस आदमी पर जो ड्राइवर है, लेकिन उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। काश वो अपनी पावर्स यूज कर पाता तो 1 सेकंड में उसे कुचल देता और दिखा देता असली ताकत किसके पास है। कार के अंदर बाकी लोग आपस में बातचीत शुरू करते हैं। उसकी मां स्नैक्स ऑफर करके बातचीत की शुरुआत करती है। ये सब बहुत अजीब लगता है, जैसे इन लोगों ने बाहर जो हो रहा है उसे देखा ही नहीं। अचान सोचता है, क्या इन्हें मॉन्स्टर्स के फुटेज तक का अंदाजा है? और फिर भी ये लोग बाहर कैसे जा सकते हैं? वो आदमी गाड़ी स्टार्ट करता है और कंपाउंड में खड़े एक शख्स को हाथ हिलाकर बाई कहता है। जैसे ही गाड़ी कंपाउंड से निकलती है, अचान समझ जाता है कि शायद ये सब एक तरह की सेल्फ डिफेंस है। शायद लोग सोचते हैं मॉन्स्टर या लाशें देख लेना ही दुनिया का अंत नहीं है, बस नॉर्मल बिहेव करना है और अपने डर को छुपाना है। गाड़ी चलती रहती है और मिस लिंग एक सैंडविच बॉक्स निकालती है सबके साथ शेयर करने के लिए। गाड़ी में बैठे सारे लोग उसी अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स हैं जहां अचान और उसकी मां रहते हैं। उसकी मां के अलावा लिंग यिंगू जो रूम 502 में रहती हैं, फिर डिनू जो रूम 103 से है, और आखिर में रियू कसेन रूम 104 से। उसकी मां सबको स्नैक्स ऑफर करती रहती है। जैसे ही वो लोग सुपरमार्केट की तरफ बढ़ते हैं, रियू कसेन उसकी मां से पूछती है कि वो अकेले बच्चे को कैसे पाल रही है। वो कहती है, तुम इतनी यंग और खूबसूरत हो, ऊपर से काम भी नहीं कर रही और बाहर जाना भी खतरनाक है। उसकी मां पहले अचान को घर छोड़ने का सोच रही थी, लेकिन उसने देखा है कि जब भी अचान अकेला रहता है वो अजीब हरकतें करने लगता है। बहुत सोचने के बाद ही उसने उसे साथ लाने का फैसला किया था। अचान मन ही मन अपनी मां से कहता है, बस कर दो अब, ज्यादा कुछ मत बोलो। वो साई करती है और पिछले कुछ दिनों में जो बवाल हुआ है उसे याद करके चुप हो जाती है। फ्रंट सीट पर बैठा हुआ एक आदमी है, चिनारू मनोरू।
रूम 504 से। ड्राइवर कहता है लिंग फाइट में काम की है, स्टन गन से एक बड़े मॉन्स्टर को गिरा चुकी है। वो लोग डॉग को भी ट्रक में साथ लाए हैं ताकि अगर कुछ हो तो एक्स्ट्रा अटैक पावर मिल सके। लेकिन अचान की मां को कुछ भी याद नहीं। उसे लगता है कि ये सब किसी और ने किया था, जबकि सच्चाई ये है कि सब कुछ अचान ने किया था। गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन ड्राइवर को कुछ अजीब महसूस होता है। इतने सारे मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे, लेकिन पूरा इलाका खाली है। तभी वो एक लड़की को देखता है जो रोड पर दौड़ रही होती है, हेल्प ढूंढते हुए। वो किसी जगह छिपने की कोशिश करती है। तभी एक बिल्डिंग की दीवार फटती है और एक हाथ बाहर आता है। कुछ ही सेकंड में कई मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़ते हैं। ड्राइवर सबको चिल्लाता है होल्ड ऑन, और गाड़ी को मोड़ता है ताकि टकराव ना हो। गाड़ी और ट्रक दोनों ड्रिफ्ट करते हैं और वो भीड़ को अवॉइड करके निकल जाते हैं। डॉग पीछे से जोर जोर से भौंकता है, जबकि मॉन्स्टर्स उस लड़की को घसीटते हुए जमीन पर गिरा देते हैं। वो लड़की मदद के लिए चीखती है, लेकिन उस पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स चढ़ चुके हैं कि कुछ दिख नहीं रहा। अचान सोचता है आज का दिन तो घर से निकलते ही बर्बाद हो चुका है। वो हालात को एनालाइज करता है। चारों तरफ बग हेडेड मॉन्स्टर्स हैं और उनके गले पर स्टिंग मार्क्स हैं। इन सब का एक हैंडलर होना चाहिए, कोई पैरासाइट टाइप साइबर्ग जो इंसानों को भी साइबर्ग बना सकता है। ये इंडिविजुअली कमजोर होते हैं, लेकिन ग्रुप में खतरनाक हैं, और जब तक हैंडलर भागता रहेगा नए साइबॉर्ग मॉन्स्टर्स बनते रहेंगे। फिलहाल सबसे बेहतर ऑप्शन है किसी तरह यहां से भाग जाना। जो बग मॉन्स्टर्स उस लड़की पर नहीं टूटे, वो अब गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक मॉन्स्टर विंडशील्ड तोड़ देता है और अब सबके सामने है। अचान जानता है सर्वाइवल पॉसिबल है, लेकिन जल्दी मॉन्स्टर्स को हटाना होगा वरना लेट हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है उसके पास सिर्फ 30 सेकंड की पावर है, और अगर अभी वेस्ट कर दी तो बात खत्म। वो कार के अंदर चारों तरफ देखता है, क्या कोई और लड़ सकता है? रियू कार की खिड़की से उस लड़की को देखती है जो मॉन्स्टर्स से पिट रही है और खा भी जा रही है। वो सबको चिल्लाती है हेल्प करो यार, कोई तो कुछ करो। ये सुनते ही अचान गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है ये लड़की तो आगे जाकर बर्डन ही बनने वाली है। लड़ने की सोचना चाहिए, लेकिन वो बस चिल्ला रही है। बेहतर है इसे यहीं छोड़ दें, क्योंकि ये तो किसी काम की नहीं है। चिनारू मनोरू कहता है उसे बचाने की जरूरत नहीं है। उसके गले पर भी वही मार्क है, वो भी इन्फेक्टेड है। उसकी नजरें तेज हैं, लेकिन शायद उसकी उम्र अब लड़ने लायक नहीं रही। शायद सप्लाईज कैरी करने के लिए काम आ सकता है। ड्राइवर पूछता है क्या हम सीधा चार्ज करें? फिर कहता है अगर करना है तो पहले मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। अचान सोचता है ये आदमी क्लियरली सुइसाइडल है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रक चला रहा आदमी भी शायद ऐसा ही निकले। दिनू गाड़ी में पड़ा कोई भारी ऑब्जेक्ट उठाता है और कहता है मैं कुछ भी करके हेल्प करूंगा। वो दिखता तो कमजोर है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी अचानक बजरक मोड में चले जाते हैं। वो खुद को ब्रेव दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सबको साफ दिख रहा है वो डर रहा है। कोई भी ऐसा नहीं लगता जो इन मॉन्स्टर से ठीक से लड़ सके। तभी अचान की मां अपने बैग से वही गन निकालती है जो उसने पहले इस्तेमाल की थी। दीनू ये देखता है और तुरंत कहता है अगर तुम जा रही हो तो फिर मुझे जाने की जरूरत नहीं। और तभी एक तेज ऑब्जेक्ट अचानक कार में घुसता है और सीधे डीनू की छाती को चीर देता है। डीनू को एक गंदी गुड़िया की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। फिर कार की साइड से नुकीले पंजे घुसते हैं और एक अलग सा इंसेक्ट मॉन्स्टर अपनी भयानक शक्ल लेकर झांकता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए रियू के सीने में अपना क्लॉ घुसेड़ देता है। रियू वहीं के वहीं मर जाती है। ये मॉन्स्टर बाकी साइबॉर्ग्स का मेन बॉडी लगता है। मॉन्स्टर जरूर कहीं छिपा हुआ था, सही समय का इंतजार कर रहा था हमला करने के लिए। अचान सोचता है अब जब गाड़ी में कोई भरोसेमंद इंसान नहीं बचा तो शायद मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तभी एक तेज स्टिंगर उसकी मां की तरफ बढ़ता है। अचान उतना तेज नहीं है कि उसे रोक सके। सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन स्टिंगर उसकी मां की बजाय सीट के कुशन में धंस जाता है। सब सामने देखते हैं जहां चिनारू मनोरू मॉन्स्टर को पकड़ रहा होता है। चिनारू कहता है ये वही है, इन सब का लीडर। मॉन्स्टर उसके चेहरे पर हमला करता है, लेकिन चिनारू उसका स्टिंगर पकड़कर तोड़ देता है। मॉन्स्टर की चीख निकलती है और चिनारू उसी का स्टिंगर उठाकर उसके गले में घुसेड़ देता है। मॉन्स्टर की चीखें धीमी होती जाती हैं और फिर उसकी लाश गिर जाती है। चिनारू अपने चेहरे से खून पोंछते हुए कहता है बूढ़ा हो रहा हूं शायद। अचान मन में सोचता है ये बूढ़ा आदमी, ये तो एकदम मॉन्स्टर है खुद। लेकिन फिर उसे एहसास होता है लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अचान ध्यान से देखता है इसका सेकंड फेज जरूर होगा। मॉन्स्टर फिर से हिलने लगता है और धीरे धीरे उठ खड़ा होता है। अचान के पास बोलने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो जोर से चीखता है। चिनारू पीछे मुड़ता है और अचानक आए स्नीक अटैक से बच जाता है। चिनारू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ऐसा मैंने पहले देखा है।
स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन में। चिनारू सोचता है, इसका दिल मारने से कुछ नहीं होगा। अचान को अब समझ आता है, ये आदमी मिलिट्री से है और शायद स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन से। चिनारू कार से बाहर कूदता है और मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है। मॉन्स्टर को रोकने के लिए वो उसका सिर पकड़ता है और घुटना सीधा उसके चेहरे में मारता है। मॉन्स्टर का सिर टूटने की आवाज आती है। एक ही वार में उसका स्कल चटक जाता है। अचान देखता है, इस आदमी के हर मूव में अनुभव झलकता है। ये कोई आम आदमी नहीं है। चिनारू मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और सब अब थोड़ी देर के लिए सुरक्षित हैं। अचान याद करता है, पिछली जिंदगी में जब मैं ऑर्गेनाइजेशन का डॉग था तब मिलिट्री खत्म हो चुकी थी, लेकिन सुना था सरकार के गिरने के बाद वही लोग मॉन्स्टर से लड़ते रहे और उन्हीं में से स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन सबसे एलीट यूनिट था। उसकी माँ कहती हैं, अब तो घर चलें। चिनारू सख्ती से कहता है, नहीं, अगर घर गए तो कुछ और हो जाएगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अचान सोचता है, अब हमारे पास एक ऐसा आदमी है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, इस आदमी को अपने साथ जोड़ना होगा किसी भी तरह। अचान सोचता है, क्या मैं कोई नकली मिलिट्री कमांड भेजूं या फिर हॉर्न को ब्लैकमेल करूं ताकि वो अंदर की जानकारी दे, या फिर बस इस आदमी से चिपक जाऊं ताकि ये मुझे प्रोटेक्ट करता रहे। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी चिनारू उसके सिर पर हाथ रखता है। चिनारू कहता है, लिंग, तुम और अचान मेरे पास रहो, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। लिंग तुरंत कहती है, मैं आपकी मदद करूंगी, कभी बोझ नहीं बनूंगी। चिनारू कहता है, ज्यादा उम्मीद मत रखना, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। लिंग थैंक्स कहती है, आपने उस बॉस मॉन्स्टर को मारा, शुक्रिया। चिनारू कहता है, अगर अचान ने चीख कर मुझे अलर्ट ना किया होता तो शायद मैं मर ही जाता। फिर वो अचान को देखता है और कहता है, जितना कोई बेवकूफ होता है उतना ही ज्यादा फायदा उठाना चाहता है। अचान मन में चौंक जाता है, क्या इसने मेरे दिमाग की बात पढ़ ली? फिर वो आर्म्स फोल्ड करके चुपचाप हेल्प एक्सेप्ट कर लेता है। अचान सोचता है, यह आदमी अच्छा है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। आखिरकार वो लोग उस सुपरमार्केट पर पहुंचते हैं जहां जाने की शुरुआत से सोच रखी थी, लेकिन गेट बंद है, शायद आज छुट्टी है। एड में लिखा था कि खुला रहेगा, लेकिन जगह तो साफ बंद है। अचान सोचता है, जरूर हॉर्न ने रिमोटली हैक करके स्टोर को बंद कर दिया होगा। तभी दरवाजा खुलता है। ड्राइवर कहता है, मेरे दोस्त ने इसे रिमोटली खोल दिया है। जैसे ही वो ये बोलता है, वो एक हल्की सी स्माइल देता है और अपना फोन दिखाता है। अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करना मत भूलना। अचान को ये देखकर कुछ गड़बड़ लगती है। वो चुपके से अपनी माँ का फोन उनके बैग से निकालता है। वो मैसेजेस खोलता है और देखता है, हॉर्न ने अभी अभी एक मैसेज भेजा था। उसमें लिखा है कि उसने सिक्योरिटी कैमरा में उनकी कार देखी थी और उसी ने गेट खोल दिया। अब अचान को यकीन हो जाता है, ये ड्राइवर हॉर्न को जरूर जानता है और यही बात सब कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, क्योंकि हॉर्न और ये ड्राइवर दोनों ही उसे बहुत सस्पिशियस लगते हैं। आखिरकार वो लोग सुपरमार्केट के अंदर पहुंच जाते हैं। अचान अब बस थक चुका है, क्योंकि अब जाकर उनका डेस्टिनेशन आया है। ये सुपरमार्केट बहुत बड़ा है और अंदर का वेयरहाउस सामान से भरा पड़ा है। यहाँ पर कोई कैमरास नहीं लगे हैं, मतलब अब बेबी को अपनी पावर्स यूज करते वक्त किसी की नजर की टेंशन नहीं। फिर उसकी नजर जाती है, वो ओल्ड मैन अपने साथ एक वेपन रैक भी लेकर आया है। एक स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन के सोल्जर से यही उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, वो मैन जो अब तक उन्हें गाइड कर रहा था, वो अचानक गायब हो जाता है और इस सुपरमार्केट में कोई स्टाफ भी नहीं दिखता, ना कोई चेकआउट काउंटर, ना कोई बिलिंग सिस्टम। वो लोग वेयरहाउस में सोच ही रहे होते हैं कि अब क्या करें। तभी अचानक किसी दूसरी तरफ से क्लैपिंग की आवाज आती है। वो सब आगे देखते हैं तो वही आदमी जो पहले उनके साथ था, अब चीकी स्माइल के साथ बॉक्सेस पर हाथ मारता हुआ खड़ा है। और फिर वो ऐलान करता है, इस स्टोर का सारा सामान अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है। अचान का सबसे बुरा फियर अब सच हो गया है। उसके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं, बल्कि उसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। यहां तक कि अचान का डॉग भी उस पर भौंकने लगता है, जोर से, जैसे उसे पहचान गया हो। अब वो ड्राइवर अपनी असली आइडेंटिटी दिखाता है। वो कन्फेस करता है कि उसने इन सब का सिर्फ यूज किया ताकि वो आराम से इस सुपरमार्केट के अंदर घुस सके। अब जब उसका काम हो गया तो बाकियों को गार्बेज की तरह फेंक देना है। जब वो अपनी बोस्टफुल स्पीच दे रहा होता है, तभी अचान की नजर जाती है उसके आर्म पर बने एक टैटू पर, और ये साफ साइन है कि वो सच में ऑर्गेनाइजेशन से ही है। अब उसकी आंखों में अंधेरा और घमंड दोनों दिखता है। वो कहता है, अब ये सुपरमार्केट ईस्ट लोटस सोसाइटी का है। उसकी वॉइस में इतनी मेनेस होती है कि सब चुप हो जाते हैं, और उसकी थ्रेट खास तौर से उस ओल्ड मिलिट्री मैन की तरफ होती है। वो अपनी पॉकेट से एक वेपन निकालता है और चेतावनी देता है, कोई भी हिला
तो सीधा खत्म। अच्छान का दिमाग तेजी से चलता है। ईस्ट लोटस सोसाइटी, ये नाम सुनते ही वो समझ जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की कोई आम ब्रांच नहीं, बल्कि ये वो फॉररनर यूनिट है जो पूरे हंटिंग प्रोजेक्ट को एनफोर्स करती थी। ये लोग तो कैलामिटी शुरू होने से पहले ही अपने जुर्म फैला चुके थे। अब समझ में आता है इन्होंने पहले से ही सप्लाईज क्यों जमा की थी, क्योंकि इन्हें आने वाली तबाही का अंदेशा था। अब अचान को यकीन हो गया है, उसे जो अजीब वाइब इस आदमी से मिल रही थी वो सही थी। लेकिन अब चाहे ये आदमी कोई भी हो, बेबी अचान उसे खत्म करने के लिए तैयार है। उधर लिंग और वो बूढ़ा आदमी तुरंत सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ जाते हैं और देखते हैं चारों ओर से उनके चारों तरफ कुछ लोग घेर चुके हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी भी तैयार है। वो फौरन एक शवल उठाता है और सीधा जनरेटर पर दे मारता है। शवल जोर से टकराता है, जनरेटर की मशीनरी में घुस जाता है और एक खतरे की आवाज गूंजने लगती है। लेकिन वो ड्राइवर अब भी शांत खड़ा रहता है, जो बूढ़ा आदमी नोटिस कर लेता है। अगले ही पल वो आदमी स्मर्क करता है और एक रिमोट निकालता है कार्ट को कंट्रोल करने के लिए। अब बूढ़ा आदमी समझ जाता है सिचुएशन उसके हाथ से निकल रही है। वो भागकर ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कार्टन्स की एक पूरी स्टैक उसे टकरा जाती है और वो पीछे गिर जाता है। अगले पल उसकी आंखों के सामने एक गन की नली होती है। वो ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हंसते हुए कहता है, तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा ओ फौजी। फिर वो कहता है, हिलना मत। लेकिन उसी वक्त लिंग सामने आ जाती है, हाथ में गन लेकर। वो उस आदमी को चेतावनी देती है, बूढ़े आदमी से दूर हट जा वरना गोली मार दूंगी। वो पूछती है, तू चाहता क्या है आखिर? उस आदमी को लिंग की मासूमियत पर हंसी आती है। उसे लगता है इतनी देर तक सिचुएशन समझ ही नहीं पाई। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर मैं अभी तुझे गोली मार दूं तब भी क्या तू मुझे इनोसेंट मानेगी? लिंग अब भी एक पिकनिक होस्ट की तरह सप्लाईज शेयर करने की बात करती है। उसकी बातों पर वो आदमी खुलकर हंसता है। उसे लगने लगता है लिंग को अब तक लग रहा है कि वो कंट्रोल में है। फिर वो उसे याद दिलाता है जब उसने उसके पास डॉग छोड़ा था, वो काइंडनेस नहीं थी। असल में जब वो पैसे लेने गया था, डॉग का मालिक मर चुका था, तो सोचा डॉग भी निपटा दूं। तभी लिंग सामने आ गई और उसे लगा, देखते हैं एक लड़की, एक बेबी और एक फुल ग्रोन डॉग को कैसे संभालती है। उस वक्त तो सब संभल गया, लेकिन अब उसके हाथ में गन है और वो साफ मना करता है, कोई शेयरिंग नहीं होगी, सप्लाईज कम है। अगले ही पल उसके सारे लैकीज अपनी गन्स तान देते हैं। वो बॉस चिल्लाता है, ऐसे कमजोर लोग जैसे लिंग, उन्हें तो मर जाना चाहिए। ये सुनते ही अचान को एक पुराना सीन याद आता है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में था, जब खाने के लिए उसे रैट्स तक खाने पड़े थे, जब उसे ऐसे ही नीचा दिखाया जाता था। वो फ्लैशबैक से बाहर आता है जब उसका डॉग उन गूंस पर हमला करने को तैयार होता है। अचान तुरंत स्लाइम जनरेटर पर फेंकता है। एक झटके में पूरा एरिया ब्लैकआउट में डूब जाता है। बॉस चिल्लाता है, कोई मत चलाओ गोली जब तक रोशनी नहीं मिलती। उसी वक्त बॉस अपनी गन उठाता है। अचान मौका देखता है, अपनी पावर एक्टिवेट करता है और पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी बीच में आ जाता है और बॉस को सीधा किक करता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। अचान समझ जाता है अब ये फौजी उसे देख चुका है और अब वो लोग उसे भी मॉन्स्टर समझ सकते हैं। हो सकता है रिसर्च के लिए उसे पकड़ लें। और उधर वो बूढ़ा आदमी भी यही सोच रहा होता है, क्या ये बच्चा कोई मॉन्स्टर है? वो हमला करने ही वाला होता है। तभी बेबी अचान तुरंत छलांग मारता है और जाकर एक ऊंची रैक पर बैठ जाता है, एकदम ब्लाइंड स्पॉट में। बूढ़ा आदमी अपनी फ्लैशलाइट जलाता है। अचान भी लाइट जलाने वाला होता है, लेकिन अब वो अलर्ट है। वो सोचता है पहले मुझे इसी बूढ़े को हटाना होगा, लेकिन तभी एक तेज सी आवाज सबका ध्यान भटका देती है। सब ऊपर की तरफ देखते हैं, वहां एक स्लाइम दिखता है। अचान स्मग होकर ट्रॉली में बैठ जाता है और सीन एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले ही पल स्लाइम बदल जाता है। वो बूढ़े आदमी का एग्जैक्ट डॉपलगैंगर बन चुका है। अब सबको खुद के ही क्लोन से लड़ना पड़ रहा है। बूढ़ा आदमी गुस्से में फुसफुसाता है, अब ये कौन सी नई बला है? लिंग डर जाती है क्योंकि उसका परफेक्ट क्लोन सामने खड़ा है। वो कांपते हुए कहती है, प्लीज पास मत आना। उसकी आवाज बूढ़े आदमी तक पहुंचती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, अचान रो रहा होता है और उसका क्लोन ट्रॉली में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। बूढ़ा आदमी सोचता है, क्या इसने पहले भी ये क्लोन देखा है? वो सोचता है शायद ये बच्चा पहले से सब जानता था। अचान अब भी फेक आंसू बहा रहा होता है और बस इंतजार कर रहा होता है कि कोई उसे बचा ले। जैसे ही वो क्लोन उसके पास आता है, बूढ़ा आदमी झट से हमला कर देता है और अचान की चाल पूरी तरह काम कर जाती है। लेकिन बूढ़ा आदमी अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसका क्लोन बार बार अपने आप रिफॉर्म हो रहा था। स्लाइम जैसी बॉडी होने की वजह से अब उसे समझ आ गया था
ब्रूट फोर्स से कुछ नहीं होने वाला। वो शवल एक तरफ फेंकता है और तय करता है अब स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। वो अपनी आर्मरी बॉक्स खोलता है और वहां से गन निकालता है। उधर लिंग भी अपनी क्लोन को हरा देती है इलेक्ट्रिक गन से, क्योंकि स्लाइम क्रीचर्स की सबसे बड़ी कमजोरी इलेक्ट्रिसिटी होती है। अचान भी अपनी क्लोन को हरा देता है एक रिलेंटलेस अटैक्स की बारिश से, और आखिर में बूढ़ा आदमी अपने क्लोन को पूरी फायर पावर से खत्म कर देता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और स्लाइम क्लोन उड़कर लिंग पर हमला करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी आखिरी मोमेंट पर उसे शूट कर देता है। वो क्रीचर अब भी मरता नहीं, लेकिन हिलता भी मुश्किल से है। बूढ़ा आदमी बिना रुके गोलियां चलाता है। उसका इरादा साफ है, इस बार पूरी तरह खत्म करना है। लेकिन इसी बीच वो बॉस फिर से खड़ा हो जाता है, और जैसे ही बूढ़ा आदमी स्लाइम से लड़ने में बिजी होता है, वो अचान को पकड़ लेता है। अब अचान हॉस्टेज बन चुका होता है। वो बॉस चिल्लाता है, सब अपने वेपन्स नीचे डाल दो। लेकिन ये जो उसने किया, असल में अचान के लिए और भी आसान हो गया। अचान चुपचाप अपनी स्लाइम पावर एक्टिवेट करता है और एक लैकी को कंट्रोल कर लेता है। वो लैकी एक ग्रेनेड निकालता है और उसे अनसील कर देता है। अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन पूरे एरिया को हिला देता है। बॉस किसी तरह ब्लास्ट से बच तो जाता है, लेकिन अब भी अचान को पकड़े होता है। अचान इस कैओस का फायदा उठाता है। वो चुपचाप एक फर्स्ट ग्रेड क्रिस्टल कोर देखता है और अपनी टेल से उसे उठा लेता है, बिल्कुल चुपचाप। बॉस अब पूरी तरह हिला हुआ है और खुद को बचाने के लिए अगले कमरे में भाग जाता है और दरवाजा जोर से बंद कर लेता है। उस कमरे में पहले से ही कुछ और गूंस होते हैं। बॉस चिल्लाता है, सब रेडी हो जाओ, अब निकलने का वक्त आ गया है। गूंस फौरन कार तैयार करने लगते हैं। इसी वक्त अचान की नजर बॉस की गर्दन पर जाती है। वहां एक टैटू बना होता है और उस टैटू से उसका नाम पता चलता है। अब सब कुछ साफ हो जाता है। ये आदमी और कोई नहीं, लाई है। यही वो इंसान था जिसने अचान की पिछली जिंदगी को नर्क बना दिया था। उस वक्त लाई हमेशा एक मास्क पहना करता था, इसलिए अचान ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। किसे पता था आज एक बेबी के रूप में उसे देखने का मौका मिलेगा। अचान की गुस्से भरी बेबी ग्लेयर इतनी इंटेंस होती है कि लाई उसे नोटिस करता है और चिढ़ते हुए कुछ बड़बड़ाता है। अगले ही पल वो पूरा कमरा एक लाल धुएं, क्रिम्सन डस्ट से भरने लगता है। ये धुआं इस कैटलिस्ट इन्फेस्टेड वर्ल्ड का एक सबसे खतरनाक एलिमेंट होता है। जो भी इंसान इसके संपर्क में आता है या तो मर जाता है या फिर मॉन्स्टर बन जाता है। और वही होता है, लाई के कई गूंस म्यूटेट हो जाते हैं और ग्रोटेस्क बीस्ट्स में बदलकर उन पर टूट पड़ते हैं। लाई हमेशा की तरह अपना असली रूप दिखाता है और अचान को मॉन्स्टर बेट की तरह क्रीचर्स के बीच फेंक देता है, फिर खुद वहां से भाग जाता है, बेबी को मॉन्स्टर्स के हवाले छोड़कर। लेकिन अचान सब समझ चुका है और अब वो तैयार है अपनी असली ताकत अनलीश करने के लिए। चाहे कोई गवाह हो या नहीं, वो अपनी पॉकेट से वो कोर निकालता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल वो एक फुल ग्रोन फाइटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक भयानक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, लेकिन उसके टेंटिकल्स तुरंत ब्लॉक कर देते हैं उस अटैक को। अब क्रिस्टल कोर के साथ फ्यूज्ड होकर उसकी ताकत एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। अब उसे ये मॉन्स्टर्स फिजिकल बीइंग्स लग ही नहीं रहे। एक और क्रीचर अपनी आंख से लेजर स्ट्राइक करता है। अचान बिना झिझ के बीम के अंदर घुस जाता है और सीधे क्रीचर की बॉडी को चीर कर रख देता है। उसे खुद हंसी आती है कि अब वो अपने शरीर को कितनी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। उसके टेंटिकल्स अब इतनी डेडली ग्रेस से घूमते हैं जैसे किसी कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काटी जा रही हों। उधर लाई दूर से ये सब देख रहा होता है, डरा हुआ, हक्का बक्का। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि ये इंसान है या क्या, क्योंकि उसने ट्रांसफॉर्मेशन मिस कर दिया था। अचान उसकी पेल सी शक्ल देखकर सब समझ जाता है। लाई अब भी नहीं जानता कि सामने खड़ा ये बंदा वही अचान है, और यही बात उसे और भी ज्यादा सुकून देती है। अब अचान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, आंखों में अंधेरा और सिर्फ एक मकसद, बदला। लाई डर के मारे तुरंत अपनी गन निकालता है और अचान पर फायर करता है, लेकिन अचान गोलियों से भी तेज निकलता है। ये शरीर भले ही उसका ओरिजिनल ना हो, लेकिन उसकी स्पीड और एजिलिटी इन्फेंट फॉर्म से तो लाख गुना बेटर है। वो लाई के पास महज 1 इंच दूर आता है। लाई सोचता है ये कोई मॉन्स्टर है, लेकिन अचान उसे बोलने तक का मौका नहीं देता। एक ही झटके में उसे उठाकर सीधा दीवार से दे मारता है। लाई अब खून थूक रहा होता है और बड़बड़ाता है, मैंने किसी से ये कहानी सुनी थी और अब मुझे यकीन हो गया। अचान कुछ सेकंड सोचता है, वो कोई आखिर था कौन, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है। अब बस अंतिम वार बाकी है।
लाई अचानक एक सिरिंज निकालता है और खुद को एक अजीब सी ड्रग इंजेक्ट कर देता है। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बुरी तरह से ट्विस्ट होने लगता है और वो एक मॉन्स्ट्रस रूप में बदल जाता है। ये देखकर अचान की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे उसी वक्त सब समझ आ जाता है। ग्रेट कैटलिस्ट से भी पहले ऑर्गेनाइजेशन इस ड्रग पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। एक ऐसा फॉर्मूला जो इंसानों को मॉन्स्टर्स में बदल देता है, लेकिन उनका होश नहीं छीनता। मॉन्स्टर की बॉडी धीरे धीरे और भी खतरनाक होती जा रही है। अचान की सांसें तेज हो जाती हैं, उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा है। मॉन्स्टर अचानक उस पर झपटता है। अचान जैसे तैसे उसे ब्लॉक करता है और तुरंत अपनी टेंटिकल्स से रिटेलिएट करता है। लेकिन सिर्फ उस एक क्लैश से ही उसे समझ में आ जाता है, ये कोई मामूली एनिमी नहीं है। मॉन्स्टर अपनी सिल्वर टेंटिकल्स से लगातार हमला करता है और अचान मुश्किल से उन्हें डॉज करता है। मॉन्स्टर के मूवमेंट्स देखकर अचान को सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये क्रीचर उसी वक्त से उसे ट्रैप करने के लिए बनाया गया था। एक ठंडी सिहरन उसके स्पाइन से गुजरती है। जैसे ही उसे ये एहसास होता है, ये वही मॉन्स्टर है जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसे मारा था। लेकिन इस बार वो वैसा कमजोर इंसान नहीं है। अब वो हेल्पलेस वर्जन नहीं रहा और उसे पता है वो फिर से उस सेम बीस्ट से नहीं मरेगा। वो नई डिटर्मिनेशन के साथ हर मूव को शार्पली एवेड करता है और उसकी आंखों में साफ डिफायंस चमक रहा है। तभी अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन मॉन्स्टर से टकराता है। डस्ट सेटल होते ही अचान देखता है वो पुराना मिलिट्री वाला आदमी अपनी गन रिलोड कर रहा है। वो बुलेट्स वही हैं जो उसने ईस्ट लोटस सोसाइटी से चुराई थीं। आयरनी ये है, अब वही बुलेट्स एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। अचान थोड़ा कंफ्यूज्ड है ये सडन टर्न ऑफ इवेंट्स देखकर। ओल्ड मैन अब सीधे उस जायंट आइड मॉन्स्टर को टारगेट कर रहा है, जो दरअसल लाई है। अब भी उस मॉन्स्टरस फॉर्म में डिस्गाइज में है। बैटल का टाइड अब पलट चुका है और अचान की आंखों में एक बड़ी सी ग्रिन आ जाती है। गेम अब उसकी फेवर में है। लाई को याद आता है जब वो पहली बार ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था। एक वुमन ने उसे ल्यूर किया था, वार्निंग दी थी कि दुनिया में बहुत जल्दी एक कैटास्ट्रोफी आने वाली है। उसने ये दिखाया जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना ही उसकी अकेली सर्वाइवल की ऑप्शन है। फिर उसने उसे एक ड्रग दी, एक गिफ्ट के तौर पर, और कहा कि इससे वो अपनी ट्रू नेचर जान पाएगा। लाई उस वक्त उसकी बातों से कन्विंस नहीं था। उसे लगता था कि वो ऑलरेडी अपनी नेचर को जानता है। लेकिन जैसे ही उसने वो इंजेक्शन लिया और उसका मॉन्स्टरस साइड अवेकन हुआ, उसे ये सच लगने लगा कि शायद वो वुमन सही थी, क्योंकि वो पैदा ही एक ऐसे मॉन्स्टर के रूप में हुआ था जो दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाता है। उदाहरण के लिए, जब वो सिर्फ एक बच्चा था, उसने एक मोटी औरत से कहा, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। वो औरत गुस्से में आ गई, तो लाई ने प्रूफ देते हुए कहा, मैंने उसे तुम्हें सोई हुई अगली पिगी कहते हुए सुना है। औरत पहले से ही इनसिक्योर थी, तो तुरंत बिलीव कर लेती है। वो अपने हस्बैंड पर गुस्सा करती है, हस्बैंड उसे हिट करता है और फिर उसे डिवोर्स दे देता है। और जैसे ही हस्बैंड चला जाता है, वो औरत टूट जाती है, अपने ही अगलीनेस के गिल्ट में। तभी लाई एक फरिश्ते की तरह आता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो उसे कभी बुली नहीं करेंगे। यही उसका तरीका है, पहले ट्रस्ट जीतना, फिर उन्हें ड्रेन करना। लाई का स्कैमिंग नेचर उसे एक कॉन आर्टिस्ट बना चुका है, एक इंसान की स्किन में मॉन्स्टर, और इसी वजह से अब वो बॉर्न हुआ है एक लेवल 4 मॉन्स्टर के रूप में, ट्रिकस्टर लाई। अब तक जो मॉन्स्टर अचान देख रहा था, वो बस हलुसिनेशन थी। उसने वही मॉन्स्टर देखा जो उसकी पास्ट लाइफ में उसे मार चुका था, और लाई की ट्रिकरी से वो डर गया। लाई एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, वो राइट मोमेंट का वेट करता है। लेकिन तभी एक गोली सीधा उसे स्ट्राइक करती है। वो चौंक जाता है। सामने वही ओल्ड मैन दोबारा फाइट करने के लिए रेडी खड़ा है। लाई फ्रस्ट्रेटेड है कि वो बुढ़ा अब तक जिंदा कैसे है। वो तुरंत उस पर हमला करता है, लेकिन ओल्ड मैन अपने आप को छुपाए रखता है और दूर से अटैक्स करता है। लाई दोबारा अटैक करता है, लेकिन इस बार सामने एक सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स उसका इंतजार कर रही होती है। क्लैश इतना इंटेंस होता है कि पूरा सीन स्मोक और डस्ट से भर जाता है। लाई को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, और तभी अचान साइलेंटली उसके ब्लाइंड स्पॉट से पीछे आता है। अचान अटैक करता है और लाई गुस्से से चिल्ला उठता है। वो इरिटेटेड है कि अचान इतनी जल्दी हलुसिनेशन से बाहर कैसे आ गया। अचान आगे बढ़ता है और कहता है, लाई, तू बस एक लेवल 4 का कॉनमैन है और कुछ खास नहीं। फिर वो अपनी टेंटिकल्स से उसे जोरदार अटैक करता है। लाई टेंटिकल्स को कोसता है और अगली ही मोमेंट में इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका स्किल फेल हो जाता है। वो बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी ट्रिक काम नहीं कर रही। अचान को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है जब वो उसी हलुसिनेशन में मारा गया था।
वो मन ही मन लाई का थैंक्स करता है और अब अपनी फुल पावर अनलीश करता है। लाई डर जाता है क्योंकि अचान अब लाइटनिंग स्पीड से उसकी तरफ बढ़ रहा है। अचान के हमले से लाई बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका खून बह रहा है। अचन काल्मली पूछता है, अब फिनिश्ड? लेकिन अंदर से वो जानता है ये तो बस शुरुआत है। 2 घंटे में एक और वेव ऑफ क्रिम्सन डस्ट आने वाली है और वो पहले से कहीं ज्यादा हॉरिफाइंग होगी। एक ऐसी टाइड जो हेल के दरवाजे खोल देगी। अचान खुद को प्रिपेयर करता है लाई को फिनिश करने के लिए। लाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचान कहता है, मुझे तेरे लास्ट वर्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो डिटर्मिनेशन के साथ लाई की तरफ बढ़ता है, उसको खत्म करने। और दूसरी तरफ ओल्ड मैन भी ये पूरा सीन साइलेंटली देख रहा होता है। अचान समझ जाता है लाई अब भी हार मानने वाला नहीं है। इतनी छोटे खाने के बाद भी वो लड़ने को तैयार है। इसलिए अब इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, सीधा उसके गले पर वार करना। वो जैसे ही हमला करने वाला होता है, एक इल्यूजन उसे घेर लेता है। उसकी मां सामने खड़ी है और कह रही है, क्या अब तू मुझे भी मार देगा बेटे? अचान का हाथ कांप जाता है। उस एक पल की हेजिटेशन उसकी भारी कीमत बन जाती है। अचानक एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स उस पर गिरती हैं। लाई तुरंत मौका देखता है और दोबारा हमला करता है। अचान किसी तरह खुद को संभालता है और बेयरली डॉज करता है। वो जैसे ही खड़ा होता है, लाई जोर से चिल्लाता है, तू मुझे कभी नहीं मार पाएगा। वो अब अचान के थॉट्स को साफ पढ़ सकता है। उसे अचान की हर मूव पहले ही पता चल रही है और अब लाई जानता है अचान के पास सिर्फ एक फाइनल अटैक बचा है। अचान एक सेकंड के लिए सोचता है, शायद अब लाई को ओल्ड मैन पर छोड़ देना चाहिए। जैसे ही वो ये सोचता है, लाई अचानक ओल्ड मैन की गोली डॉज करता है और जोर से चिल्लाता है, क्या तू फिर से ऐसे ही खड़ा रहेगा? कुछ करेगा भी या नहीं? अचान गालियां देता है। उसे देर से एहसास होता है कि ऑर्डिनरी वेपन्स एक लेवल 4 मॉन्स्टर पर असर नहीं करते। लाई का कॉन्फिडेंस अब आसमान पर है। उसे लगता है कि वो ओल्ड मैन की टैक्टिक्स को भी पढ़ सकता है। एक डरावनी हंसी के साथ वो चिल्लाता है, मैं एक डिवाइन बीइंग हूं। वो सीधे उस जगह की तरफ बढ़ता है जहां ओल्ड मैन छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो उस स्पॉट पर पहुंचता है, बूम! एक ग्रेनेड वहीं ब्लास्ट हो जाता है। लाई बुरी तरह घायल हो जाता है। अचान इसे देखता है और कहता है, ओल्ड मैन के इंस्टिंक्ट्स सच में कमाल के हैं। लेकिन फिर वो सोचता है, ओल्ड मैन गया कहां? जैसे ही वो ये सोचता है, ओल्ड मैन अचानक लाई के पीछे प्रकट हो जाता है। वो हमला करने ही वाला होता है, लेकिन लाई आखिरी मोमेंट पर डॉज कर जाता है। लाई अब काउंटर अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी अचान उसका नाम लेकर चिल्लाता है, लाई! लाई चौंक जाता है। एक सेकंड के लिए उसकी फोकस टूट जाती है। वो हंसते हुए कहता है, क्या तू अपना फ्यूचर देखना चाहता है? उसी मोमेंट में ओल्ड मैन उसे गोली मार देता है। गोली लगते ही लाई के दिमाग में एक विजन घुस जाता है। वो खुद को देखता है कमजोर लोगों से निपटते हुए, ऐसे लोगों के साथ जो उसकी नजरों में कुछ नहीं। अचान अब लाई को एक ऐसा फ्यूचर दिखा रहा है जिसमें वो हमेशा लूजर बना रहता है, हमेशा एक बेकार इंसान। अचान कहता है, यही है तेरा फ्यूचर, यही है तेरा भाग्य। लाई चीख उठता है। वो अपने सिर को जोर से पकड़ता है। नहीं, ये फ्यूचर मेरा नहीं हो सकता। एक और विजन आता है जिसमें वो दूसरों के सामने झुका हुआ बिल्कुल पैथेटिक लग रहा होता है। वो इसे एक्सेप्ट करने से इनकार करता है। गुस्से में वो खुद पर ही हमला कर बैठता है और अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। लाई ने खुद ही अपना सिर काट दिया है। अचान उसे गिरते हुए देखता है और एक बड़ी सी जीत की हंसी उसके चेहरे पर आ जाती है। आखिरकार सबसे बड़े कॉन मैन को मैंने ही बेवकूफ बना दिया। लाई का कटा हुआ सिर जमीन की तरफ गिरता है और उस आखिरी पल में उसे अचान की कुछ मेमोरीज फिर से दिखती हैं। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। उसे उस मॉन्स्टर की झलक दिखती है जो अब उसके सामने खड़ा है। सिर जमीन से टकराता है और लाई चीखता है, अचान, मेरे दिमाग से बाहर निकल जा। वो चिल्लाता है, तू समझता नहीं। उसी बेबी की वार्निंग का मतलब यही था। ओल्ड मैन की नजर अचानक अचान की तरफ जाती है। लाई की आवाज अब टूट रही है, लेकिन वो कहता है, अचान ही है, एग ऑफ कैलामिटी। ये सुनते ही अचान और ओल्ड मैन दोनों चौंक जाते हैं। लाई आखिरी बार बोलता है, तूने ये रेवोल्यूशन शुरू करके अपनी नॉर्मल लाइफ खो दी है। अब ऑर्गेनाइजेशन तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। तुझे हर जगह से हंट किया जाएगा। लेकिन उसके कुछ और कहने से पहले धाएं! एक और गोली चलती है और लाई हमेशा के लिए चुप हो जाता है। अचान और ओल्ड मैन तुरंत उस डायरेक्शन में देखते हैं। एक नई फिगर जीप से बाहर निकलती है। काल्म वॉइस में वो कहता है, अगर वक्त रहते दुश्मन को नहीं मारोगे तो वही दुश्मन बन जाएगा। अचान तुरंत समझ जाता है ये आदमी मिलिट्री से है। वो अलर्ट हो जाता है। वो न्यूकमर आगे कहता है,
टीचर, ये सबक तो आपने ही सिखाया था। उसका नाम है कैप्टन लायन, लेकिन दुनिया उसे जानती है स्नो वुल्फ के नाम से। स्टूडेंट और टीचर अभी ग्रीटिंग्स कर ही रहे होते हैं, तभी एक और मॉन्स्टर लायन के पीछे आता है, लेकिन वो बिना मुड़े, बिना हिले उस मॉन्स्टर को वहीं ढेर कर देता है। अचान ये सब देख रहा होता है बॉक्स के पीछे से। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये क्या था अभी? ओल्ड मैन लायन से कहता है, तू यहां जानबूझकर आया है ना, क्योंकि अब मैं घर जाना चाहता हूं अपने पोते को देखने। लायन अपना फोन निकालता है और रिक्वेस्ट करता है, प्लीज वापस चलिए, हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी है। वो उन्हें अपनी पोती की फोटो दिखाता है जो बिल्कुल सेफ है। वो याद दिलाता है मिलिट्री को अपने कमांडर की जरूरत है। अचान ये सब सुनकर शॉक में आ जाता है। ये ओल्ड मैन ही है, टॉप कमांडर ऑफ द मिलिट्री। लायन ओल्ड मैन से पूछता है, क्या आप खुद देखना चाहेंगे कि आपकी पोती सेफ है? ओल्ड मैन हामी भरता है और उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। अचान अब कंफ्यूजन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। जैसे ही वो हल्का सा हिलता है, लायन की नजर उस पर पड़ जाती है। पलक झपकते ही लायन अचान पर गन तान देता है, लेकिन तब तक अचान ने खुद को फिर से बेबी फॉर्म में बदल लिया है। लायन सस्पिशियसली पूछता है, क्या ये वही मॉन्स्टर है जो थोड़ी देर पहले दिखा था? अचान अंदर से बुरी तरह डर चुका है। क्या ये मुझे शूट कर देगा? तभी ओल्ड मैन बीच में आ जाता है, मैंने खुद इसे यहां रखा है। वो अचान को गोद में उठाता है और धीरे से कहता है, प्रिटेंड करते रहना। अचान तुरंत रोने लगता है, एकदम वैसे जैसे कोई न्यूबॉर्न बच्चा रोता है। लायन कमेंट्स करता है, इस बच्चे के साथ आप अच्छे लगते हैं। उसी पल अचान को लायन के आसपास एक अजीब सी ऑरा महसूस होती है। वो उसे ध्यान से देखता है और मन ही मन सोचता है, मैंने इसे पहले कहीं देखा है, ऑर्गेनाइजेशन में। बाद में अचान को बाकी बच्चों के साथ नर्सरी में रखा जाता है। नर्स जैसे ही उसे क्रिब में रखती है, पीछे से लायन कहता है, तुम वापस जा सकती हो। नर्स बिना कुछ पूछे वापस चली जाती है। अचान आंखें बंद किए सोने का नाटक करता है, लेकिन उसके कान सब कुछ सुन रहे हैं। वो सोचता है, ओल्ड मैन कहाँ गया होगा, और ये जगह, ये नर्सरी असल में है क्या? तभी एक बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। लायन उसकी तरफ मुड़ता है। पहले तो बड़े आराम से बोलता है, वाह कितनी एनर्जी है इसमें, शांति से सो जा। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज का टोन बदल जाता है। वो एक अजीब सी स्किल यूज करता है और बच्चा तुरंत सो जाता है। अचान ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखें डर से फटी रह जाती हैं। उसे याद आता है लायन, जिसका कोड नेम है टैंक, ऑर्गेनाइजेशन का एक बेहद खतरनाक और रेयर एबिलिटी वाला मेंबर है। उसकी स्किल है किसी के शरीर में मौजूद ब्लड को एक्सप्लोड करना, जब चाहे, जैसे चाहे। अचान समझ गया, लायन ने उस बच्चे पर अपनी स्किल का इस्तेमाल किया है। वो बच्चा नेचुरल नींद में नहीं गया, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई काट दी गई थी। अचान अब पूरी तरह समझ चुका है, इस इंसान से मुझे बहुत सावधान रहना होगा, खासकर उसके उस अर्लियर अटेम्प्ट के बाद जब उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। अब लायन उसकी तरफ बढ़ रहा है। अचान खुद के पावर्स के बारे में सोचता है, मैंने ये एबिलिटीज बहुत जल्दी अवेकन कर ली हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत अभी बस हुई है। क्या मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूं जो एंड टाइम से पहले ही कंपैटिबल बन चुके हैं? लायन अब अचान के पास आता है और कहता है, शांत रहो। अचान पूरी सांस रोककर चुपचाप लेटा रहता है। लायन उसे इंस्पेक्ट करता है और फिर मुड़ जाता है। अचान धीरे से सांस छोड़ता है। बच गया। जाते जाते लायन मुस्कुराते हुए कहता है, कितना मजा आ रहा है। वो चला जाता है। अचान धीरे से आंखें खोलता है और चारों तरफ देखता है। जैसे ही कंफर्म करता है कि लायन चला गया है, वो फौरन उठकर खड़ा हो जाता है। उसे याद आता है लाई, जो माइंड मैनिपुलेशन का मास्टर था। अचान के पास गॉड लेवल अब्जॉर्प्शन जैसी एबिलिटी है जो उसके दिमाग को प्रोटेक्ट करती है। अब लायन से बचने के लिए अचान अपनी ब्लड फ्लो को धीमा करता है और अपने अंदर फेक ब्लड एब्सॉर्ब करता है। ये सब ऑब्जर्व करके वो नर्सरी के बाकी बच्चों को देखता है। वो सोचता है, क्या ये भी कैलामिटी ईग्स हैं? उसे ये टर्म पास्ट लाइफ में सुनाई दी थी, लेकिन उस वक्त उसकी इतनी स्टेटस नहीं थी कि वो डिटेल जान पाए। फिर भी उसे यकीन है लायन को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता जरूर होगा। अब अचान अपनी पास्ट लाइफ की मिलिट्री के बारे में सोचता है, जो बाद में ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरह खत्म कर दी थी। फिर उसे ओल्ड मैन की बात याद आती है। ओल्ड मैन ने खुद जाकर अपनी पोती की सेफ्टी वेरीफाई करनी चाहिए थी, मतलब उसे लायन पर भरोसा नहीं है। अचान उस इंस्पेक्शन को भी याद करता है जो अभी लायन ने उसके ऊपर की। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एक साथ घूम रहे हैं। तभी उसे अपनी माँ और अपने डॉग की याद आती है, लेकिन वो तुरंत खुद को झटका देता है। अब किसी और के बारे में सोचने का वक्त नहीं है,
एस्केप प्लान पर फोकस करना है। वो अपनी एबिलिटी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसे याद आता है उसने जो क्रिस्टल कोर हासिल किया था, उसने उसे फ्यूज कर लिया था, और उससे जो एबिलिटी बनी उसका नाम है डार्क शैडो। लेकिन फ्यूजन के दौरान उसकी कई एबिलिटीज टेम्पोररीली लॉक हो गई हैं। अभी सिर्फ दो ही एबिलिटीज काम कर रही हैं, डार्क शैडो और गॉड बैरियर। गॉड बैरियर उसे मेंटल अटैक से बचाता है, लेकिन डार्क शैडो बहुत पावरफुल और रिस्की है। अभी यूज करना ठीक नहीं, इसलिए फिलहाल वो सिर्फ ऑब्जर्व करने और प्रिटेंड करने का प्लान रखता है। अब तक तो बेबी बनकर रहना उसके लिए काफी इफेक्टिव साबित हुआ है। तभी उसे कुछ हरकत महसूस होती है। वो एक दूसरे क्रिब की तरफ देखता है। एक बेबी के पैर पेड़ की ब्रांचेस में बदल रहे हैं, मतलब ये बच्चा भी कंपैटिबल है। फिर वो बाकी बच्चों को ऑब्जर्व करता है। हर एक में कुछ अलग एबिलिटीज नजर आ रही हैं। उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है। ये सारे बच्चे लॉक्ड रहते थे। अब समझ में आया, हमें इसी जैसी किसी जगह पर रखा गया था। अचानक एक वाइन उसे जकड़ लेती है और हवा में उठा लेती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो सोचता है, क्या अब एबिलिटीज यूज करूं? नहीं, शायद अभी नहीं। तभी कोई उसकी मदद करता है। एक छोटा लड़का आता है और उसे वाइन से आजाद कराता है। वो कहता है, प्रिटेंड करो कि तुम सो रहे हो, बस बिहेव करो। अचान चौंक जाता है। ये बच्चा सिर्फ 5 साल का है और इतनी मास्टरी। अचानक एक आवाज आती है। वो बच्चा तुरंत डिसअपियर हो जाता है। अचान घूमकर देखता है, नर्सेज अंदर आ रही हैं इंस्पेक्शन के लिए। वो तुरंत नीचे लेट जाता है और प्रिटेंड करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हेड नर्स इंस्ट्रक्ट करती है, सभी बच्चों को इकट्ठा करो। एक नर्स उसे जमीन पर पड़ा हुआ देखती है और गोद में उठा लेती है। अचान अब भी प्रिटेंड कर रहा है कि वो सो रहा है, पर उसके अंदर हजार सवाल उठ रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? ये मुझे कहां ले जा रहे हैं? थोड़ी देर बाद सभी बच्चों को एक बड़ी सी जगह पर जमीन पर रखा जाता है। अचान धीरे से अपनी आंखें खोलता है और चारों तरफ देखता है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। अचान के दिमाग में एक डरावना ख्याल आता है, क्या हमें आपस में मरने के लिए लड़ाया जाएगा? और ये बात सरप्राइजिंग नहीं होती, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने देखा था ऑर्गेनाइजेशन अक्सर ऐसा करती थी। उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई बंदा पास में है। धीरे धीरे वो रेंगता है। बाकी बच्चे भी अब उठने लगे हैं। वो ऊपर की तरफ देखता है और वहीं अपर फ्लोर पर उसे लायन दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ प्रोसेस कर सके, उसे एक मॉन्स्टर एक बच्चे की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। पहले अचान को लगता है शायद इन बच्चों को इस मॉन्स्टर का शिकार बनाया जाएगा, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने ऐसा कभी नहीं देखा। उस वक्त कोई बच्चा नहीं था। फिर उसकी नजर जाती है, मॉन्स्टर जंजीरों में बंधा हुआ है, लेकिन इससे कोई राहत नहीं मिलती, क्योंकि ये रिस्ट्रेंट्स बस टेम्परेरी लगते हैं। अचान समझ जाता है इस मॉन्स्टर को बाद में जरूर अनलीश किया जाएगा। बाकी सभी बच्चे भी डर से कांप रहे हैं। तभी वही पहले वाला छोटा लड़का आता है। वो रोते हुए बच्चे को उठाकर मॉन्स्टर से दूर रख देता है। अचान चारों तरफ देखता है, बाकी बच्चे और ऊपर खड़ा लायन। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है, हमें यहां मॉन्स्टर से लड़वाने के लिए लाया गया है, ताकि हमारी एबिलिटीज अवेकन हो जाएं। और ये सब एक प्लान का हिस्सा है, ऑर्गेनाइजेशन का हंटिंग डॉग प्लान। लाई के बाद अब ये प्लान लायन के हाथों में सौंपा गया है। उसी वक्त लायन बोलता है, टीचर के सामने तो बस एक्ट कर रहा था। फिर वो मुस्कुराता है, प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करना। वो एक बटन दबाता है और साथ ही मॉन्स्टर की सारी रेस्टोरेंट्स टूट जाती हैं। मॉन्स्टर फौरन अचन की तरफ दौड़ता है। अचान जैसे तैसे उसे डॉज कर लेता है, लेकिन इसी बीच उसका ईयर घायल हो जाता है। वो मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करता है। सेकंड ग्रेड का लग रहा है। अचान को यकीन है, मैं तो इसे संभाल लूंगा, लेकिन बाकी बच्चों के लिए वो श्योर नहीं है। तभी एक छोटा बच्चा रोने लगता है और मॉन्स्टर उसी की तरफ मुड़ जाता है। बगल में बैठी एक लड़की डर जाती है और उसके डर के साथ एक्टिवेट होती है ट्री ब्रांच एबिलिटी। वाइन्स फौरन निकलती हैं और मॉन्स्टर को जकड़ लेती हैं। अचान उसे थम्स अप करता है, नाइस मूव, बस होल्ड करके रखना। उसी वक्त लायन भी इस एबिलिटी को नोटिस करता है। वो ऑब्जर्व करता है, वाइन टाइप, फर्स्ट ग्रेड में ये काफी अच्छा है। अब उसकी नजर अचान पर जाती है, जिसने अब तक कोई एबिलिटी नहीं दिखाई है। लेकिन लायन के दिमाग में ये बात क्लियर है, ये बच्चा जरूर एबिलिटी यूजर है, बस थोड़ा और पुश चाहिए। और तभी मॉन्स्टर उन वाइन्स को तोड़ देता है और अब वो अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने को तैयार है।